जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टारगेट हब में। मैं एसपी चौधरी एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं रेलवे ग्रुप डी के तीसरे मॉक टेस्ट के साथ। जैसा कि आप सभी को पता है भी हम ग्रुप डी के 2 मॉक टेस्ट है वो कर चुके हैं। अगर वो पीछे वाली क्लास आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन पर उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पीछे वाली क्लास देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो कंटिन्यूस भी क्लासें आपको देखने को मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन पे मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। रही बात टेस्ट सीरीज की, तो हमने ग्रुप डी, एनटीपीसी और एएलपी इन सभी के लिए टेस्ट सीरीज भी अपलोड कर रखी है। तो अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आप आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं भी। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और पहला क्वेश्चन देखो भी आज की क्लास का, जिसके अंदर अपन कवर करने वाले हैं 100 क्वेश्चन टोटल, जिसके अंदर आपको 25 क्वेश्चन साइंस के मिलेंगे, 20 क्वेश्चन है वो जीके के मिलेंगे और 25 क्वेश्चन मैथ के और 30 क्वेश्चन है वो साइंस की रीजनिंग के। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 6 से ही 1/4% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज की दर से कोई धनराशि है वो 2 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद 9,826 हो जाती है, तो वर्तमान राशि क्या है ये आपको बतानी है। अब देखो भी 6 से ही 1/4 है, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लो। फ्रैक्शन में चेंज करोगे तो 25/4 हो जाएगा। 25/4 प्रतिशत का निशान हटाओगे, नीचे 100 लग जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 चौके 16, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/16। 1/16 आ गया। अब देखो भी यहां पे समय आपके पास में क्या है, 2 वर्ष है। समय 2 वर्ष है, तो यहां पे आप कोई धनराशि मान लो। जैसे मैं इसका स्क्वायर मान लेता हूं भी, यानी 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो मैं 256 मान लेता हूं। चक्रवर्ती ब्याज है तो पहले साल का ब्याज और ये दूसरे साल का ब्याज। अब इस पे क्या लगेगा, 1/16 लगेगा भी, तो ये हो जाएगा 16। यहां पे भी 16 आएगा क्योंकि 1/16 और चक्रवर्ती ब्याज में ब्याज के ऊपर भी ब्याज लगता है, तो ये आ जाएगा 1। अब देखो भाई 256 आपके पास में मूलधन था और 16 और 16 32 और 3 1 33, यानी 33 आपके पास में ब्याज हो गया। तो टोटल जो धनराशि आ गई आपके पास में वो कितने आ गई, 289 आ गई। यानी हमारे अनुसार तो मिश्र धन 289 है, लेकिन इसने बोल रखा है भाई 9826 है, तो 289 के बराबर कितना हो जाएगा, 9826। अब 1 का मान कितना आ जाएगा, तो 1 का मान आपके पास में 289 और इंटू आपको ज्ञात क्या करना है, वर्तमान धनराशि। वर्तमान धनराशि आपने कितनी मान रखी है, 256, तो इंटू कर दो 256 से, तो ये आपका कट जाएगा। कितनी बार कटेगा अभी, तो ये पहली बार ये 3 बार कट जाएगा अभी, और दूसरी बार है वो ये आपके पास में कितनी बार कटेगा, फिर इसके अंदर है वो भाग चला जाएगा 4 तक, 34 आ जाएगा अभी। 34 से पूरा कट जाएगा अभी। फिर 34 का 256 के साथ में मल्टीप्लाई करवाओगे तो आपके पास में मान कितना आ जाएगा अभी, ये आ जाएगा मान है 8704 रुपए। कितना आ जाएगा अभी, 8704 रुपए आ जाएगा, जो कि राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर लेके चलता हूं। अगला क्वेश्चन देखो अभी। अब इसके अंदर आपको बोला गया भी किसी संख्या के 5/6 का मान 635 है, तो उसी संख्या का 9/20 आपको ज्ञात करना है। अब मैं मान लेता हूं भी वो संख्या मेरे पास में x है और इस x का 5/6, तो ये हो जाएगा 5x/6 बराबर में क्या है, 635 है, तो वो संख्या ज्ञात कर लो। संख्या ज्ञात करोगे तो x का मान ज्ञात करना है, तो 6 यहाँ पे भाग में, इधर गुणा में हो जाएगा, भाग 5 गुणा में तो इधर भाग में हो जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में कितनी आ जाएगी, 635 इंटू 6 अपोन में आपके पास में कितना आ जाएगा, 5। ये आपके पास में वो संख्या आ गई। अब उसी संख्या का 9/20 याद करना है, तो इंटू 9/20 कर दो भी, तो आपके पास में मान कितना हो जाएगा, ये कितने बार कर जाएगा, 5 से कर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, बच गया 1 13 और 5 7 5 2 10 और 5 7 35, और फिर ये 3 से काट दो भी, और ये आप 10 बार कर जाओगे, तो 127 का आपको मल्टीप्लाई करना है 27 के साथ में, तो ये हो जाएगा 3429 नहीं 3429, और नीचे एक जीरो है तो ये आ जाएगा 342.9 देख लो भी कौन से में 342.9, जो कि राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, अब इसमें क्या करना है आपको, सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है भी।
सारणी का बहुलक वर्ग ज्ञात करना है, तो यहां पे देखो भी बहुलक वर्ग क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है वही आपका बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो इसमें बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी देखो ज्यादा किसकी है, तो 5 है, तो इसका मतलब बहुलक वर्ग कौन सा आ जाएगा, 10 से 15 आ जाएगा। 10 से 15 आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, एक मैदान समबाहु त्रिभुजाकार है, मैदान के अंदर किसी बिंदु से, मैदान के अंदर किसी बिंदु से इसकी भुजाओं की न्यूनतम दूरियां 16 मीटर, 20 मीटर और 22 मीटर है, तो मैदान का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। अब देखो भी ये कोई समबाहु त्रिभुज है और इस समबाहु त्रिभुज के अंदर, समबाहु त्रिभुज के अंदर है वो किसी बिंदु से इन भुजाओं की न्यूनतम दूरियां है वो इसने दे रखी है भी इस प्रकार से, ये न्यूनतम दूरियां है वो इसने दे रखी है और वो कितनी दे रखी है, 16 मीटर दे रखी है, 20 मीटर दे रखी है और 22 मीटर दे रखी है। अब देखो भी किसी बिंदु से इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाए तो न्यूनतम दूरियां ज्ञात यहाँ पे दे रखी है भुजाओं से, तो एच आपको क्या ज्ञात, एच ज्ञात करना है। यहाँ पे सबसे पहले ऊंचाई क्या हो जाएगी, इसकी ऊंचाई आपके पास में हो जाएगी, सभी भुजाओं का योग कर दो, जो आपकी न्यूनतम दूरियां दे रखी है ना उन सभी का योग कर दो भी, तो उन सभी का योग ही क्या होगा, इस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपके पास में 8 और 2 2 4 और 1 5 यानी 58 आपके पास में ऊंचाई आ गई। अब समबाहु त्रिभुज है, सभी भुजाएं समान है, तो इसकी ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है, √3/2 और भुजा √3/2 अपॉन √3/2 इंटू भुजा बराबर में आपके पास में क्या है 58 है। ये आपका ऊंचाई का फॉर्मूला है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करने का फॉर्मूला है। अब देखो भी भुजा बराबर कितना आ जाएगा, तो भुजा बराबर हो जाएगा आपके पास में 58 और ये √3 है वो गुणा में है तो इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा भी, और उसके बाद में 2 है वो आपका भाग में है तो इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा भी, तो आपके पास में भुजा आ गई ये। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, तो √3/2 भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर, भुजा आपके पास में ये है तो मान रख दो भी, मान रखोगे तो आपके पास में अप्रोक्सीमेटली मान आएगा भी। इसने क्या बोला है, एक पूर्णांक के सन्निकट आपको ज्ञात करना है भी, लगभग में मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे √3/2 और ये आ जाएगा 58 2 116 होता है भी, तो 116 अपॉन में 116 इंटू 116 इंटू 116 और √3 का √3 के साथ में गुणा करोगे तो 3 आ जाएगा भी, तो ये मान आ गया। अब इसको 16 आउट करोगे तो आपके पास में लगभग मान आ जाएगा 1942 के करीबन आ जाएगा भी, 1942 के करीबन है वो लगभग आपका मान आ जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें, 3 नंबर जो ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर आपको बोला गया भी अमूल और विवेक ने 6.5 के अनुपात में कुछ राशि निवेश कर एक साझेदारी व्यापार आरंभ किया और राहुल 6 महीने बाद विवेक के समान राशि का निवेश करके उसके साथ जुड़ जाता है और वर्ष के अंत में अमूल, विवेक और राहुल के बीच लाभ को किस अनुपात में वितरित किया जाना चाहिए। अब यहां पे देखो भी मैंने क्या है, जो अनुपात आपको दे रखा है ना, जैसे अनुपात दे रखा भी अमूल, ए से अमूल है, वी से विवेक है और आर से राहुल है। अब 6:5 दे रखा है तो मैं उसकी राशि मान लेता हूं भी 6 और 5 है, यानी अमूल ने 6 रुपए लगाए और विवेक ने 5 रुपए लगाए। अब ये तो 12-12 महीने के लिए है भी, इनकी राशि भी 12 महीने के लिए चलेगी और इनकी राशि भी 12 महीने के लिए चलेगी, लेकिन यहां पर राहुल ने 6 महीने बाद विवेक के समान राशि लगाई। विवेक ने 5 रुपए लगा रखा है तो 5, लेकिन राहुल की 6 महीने के लिए ही राशि लगी है। अब काट दो, जो कट रहा है 6 कम 6, 6 2 12 और 6 2 12, बाकी कट रहा है क्या 6 2 12, 5 2 10 और 5 से कम 5, तो आपके पास में रेशियो क्या आ गया, तो उसके लाभ का जो रेशियो आएगा वो 12:10:5, 12 10 और 5 डी ऑप्शन हो जाएगा भी, 12 10 और 5 डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, जैसे कैमल है, इस कैमल को इसने क्या लिखा है CAMEL, कैमल को इसने लिखा है 6 8 5 4 और 6। अब देखो क्या लिखा है, C का विपरीत क्या होता है, C का विपरीत होता है X, और X कितने पे आता है 24 पे आता है भी, और 24 में 2 और 4 को जोड़ दिया कितना हो गया 6 हो गया। इसी प्रकार से A का विपरीत Z होता है और Z आता है 26 पे, 2 और 6 को जोड़ दिया तो यहाँ पे कितना आ गया 8 आ गया। इसी प्रकार से M आता है 13 पे, लेकिन इसका विपरीत होता है 14, इसका विपरीत 14 होता है, 4 और 1 को जोड़ दिया 5 आ गया। E आता है 5 पे, लेकिन E का विपरीत क्या होता है 22
V 22 पे आता है 2 और 2 4। इसी प्रकार से L आता है आपका 12 पे, और 12 का विपरीत 15 होता है भी, तो 15 में 5 और 1 को जोड़ोगे तो 6 आ जाएगा भी। इसी प्रकार से इसको देख लो भी क्या लिखेगा, तो ये आपका P आ जाएगा 16 पे, P 16 पे आता है, लेकिन इसका विपरीत क्या होता है P का? P का विपरीत होता है आपके पास में काला पानी के 11 पे, तो 2 आ जाएगा, 1 और 1 2। R आता है 18 पे, और इसका विपरीत है इंडियन रेलवे यानी I होता है, I आता है 9 पे, तो ये आ जाएगा आपके पास में 9। उसके बाद में O आता है आपका 15 पे, O का विपरीत 12 होता है भी L, जो कि 2 और 1 3, 2 और 1 3, और F का विपरीत क्या होता है? F का विपरीत होता है फादर अंकल, U होता है, U आता है 21 पे, 2 और 1 3, तो ये आपके पास में कितना आ जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। ठीक है, आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना भी ऐसी दी गई श्रृंखला है जिसमें कितने 8 है, जिनमें से प्रत्येक अपनी ठीक अनुवर्ती संख्या द्वारा पूर्णतः विभाज्य है। अनुवर्ती का मतलब क्या होता है? एक होता है पूर्ववर्ती यानी पहले वाली संख्या, और एक होता है अनुवर्ती। अनुवर्ती होता है बाद वाली संख्या से विभाजित होना। तो यहां पे 8 4 से विभाजित हो जाएगा, 8 5 से विभाजित नहीं होगा भी, 8 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 4 से विभाजित हो जाएगा, 8 8 से विभाजित हो जाएगा, और 8 है वो 2 से भी विभाजित हो जाएगा भी। ठीक है, 8 है वो 2 से विभाजित हो जाएगा, 8 1 से विभाजित हो जाएगा, और 8 है वो 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ऐसे कितने 8 है आपके पास में? 8 है। ऐसे कितने 8 है? तो 1 और 2 3 4 5 6 7 और 8, ऐसे कितनी है भी? 8 है। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब L का यहां पे 14 देखो भी, 14 N का मतलब क्या है? N का मतलब मल्टीप्लाई, 10 L का मतलब क्या है? प्लस, और 42 P का मतलब क्या है? प्लस, और 2 और M का भी मतलब है -8। तो यहां पे देखो भी इसके अंदर है वो, अगर मैं यहां पे मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा? 140 आ जाएगा भी। 140 प्लस में 42 और 2 कितने हो जाएंगे? 44, और 44 में से 8 माइनस करोगे आप तो आपके पास में कितने बचेंगे? 36 बचेंगे भी, और ये 6 और ये 9 और ये आपके पास में 4 3 7 होते हैं भी, 4 और 3 7 होते हैं, तो ये 7 और ये 1 176 आ जाएगा। राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी राम और श्याम भाई है, राम और श्याम दोनों भाई है। रेखा सरिता की पुत्री है, रेखा है ना वो सरिता की पुत्री है, और सरिता श्याम की पत्नी है। सरिता है वो श्याम की पत्नी है, ये सरिता है वो श्याम की पत्नी है। तो सरिता श्याम की तो पत्नी होगी, लेकिन राम की फिर भाभी होगी भी। सरिता है वो राम की भाभी होगी, क्योंकि राम और श्याम दोनों भाई हैं। और ये जो रेखा है वो सरिता की पुत्री है, तो रेखा है वो श्याम की तो बेटी होगी, श्याम की बेटी होगी, और राम की क्या हो जाएगी? भतीजी हो जाएगी। तो यही पूछा है इसने, रेखा का राम के साथ में क्या संबंध है? तो ये भतीजी हो जाएगी, जो कि आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। ठीक है, काको भतीजी बोलते हैं ना जिसको। आगे देखो, अब यहां पे दाना है आपको कौन सा निष्कर्ष सही है। देखो भी S से H बड़ा है क्या? S आपका ये रहा, H आपका ये रहा। तो यहां पे देखो भी U से R या तो बड़ा है या फिर बराबर, और R से S बड़ा है, और यहां पे U से H बड़ा है, तो इसका मतलब इसके बारे में अपन नहीं डिफाइन कर सकते भी, गलत है ये। और S से Y बड़ा या फिर बराबर होना चाहिए, S और D दोनों बराबर हैं। D से A बड़ा है, और A से या तो Y बड़ा है या फिर बराबर है। अब इस कंडीशन में देखो, अगर A से Y बड़ा भी है तो बड़ा होना ही है, लेकिन A से अगर A और Y दोनों बराबर है, A और Y दोनों बराबर है, तो भी Y बड़ा होगा। लेकिन ये बोल रहा है भी बड़ा या बराबर होना चाहिए, तो ये बात भी आपकी गलत है। तो दोनों इसके अंदर निष्कर्ष गलत है, दोनों निष्कर्ष गलत है, तो आपका डी हो जाएगा भी। और डी देख लो भी कौन सी ऑप्शन के अंदर है? डी आपका डी ऑप्शन के अंदर है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट। अब इस श्रेणी के अंदर देखो भी, यहां पे इसने क्या पहले 3 लिखा, फिर 15 लिखा, फिर 25, फिर 375, और फिर 395, और फिर लिख रहा है ये 9875। आगे बताना क्या आएगा। देखो भी पहले इसने क्या किया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 10 जोड़ दिया, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर 20 जोड़ दिया, ठीक है, और 20 जोड़ दिया, उसके बाद में 25 से मल्टीप्लाई कर दिया, 25 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9875, और अब 30 जोड़ देगा, 30 जोड़ेगा तो आपके पास 9905 आ जाएगा। 9905 आ जाएगा, जो कि राइट आंसर होगा आपका कौन सा?
ये 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का अपवर्तनांक हवा में प्रकाश की चाल से किस प्रकार संबंधित है। अपवर्तनांक को म्यू लिखते हैं अभी, अपवर्तनांक को म्यू लिखते हैं। अपवर्तनांक बराबर होता है सी बटा वी। सी बटा वी, सी क्या है, सी है निर्वात में प्रकाश की चाल, वी है माध्यम में प्रकाश की चाल, बराबर क्या होता है अपवर्तनांक क्या होता है। तो देख लो ऑप्शन कौन सा है, डी ऑप्शन हो जाएगा। हवा में बोल दो या फिर निर्वात में बोल दो, हवा में प्रकाश की चाल बटा पदार्थ में प्रकाश की चाल बराबर क्या होता है अपवर्तनांक होता है, भी अपवर्तनांक के बराबर होता है। ठीक है, उसके बाद में अपन बात करते हैं जैसे वी आई बी जी वाई ओ आर, ये विबग्योर है, दृश्य प्रकाश बोलते हैं, जो कि इंद्रधनुष के अंदर होता है। इसके अंदर क्या होता है भी, यहां से ये इसका बायां पार्ट है और ये इसका दायां पार्ट है। अब बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ेगा, और लाल रंग का जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे ज्यादा होता है भी। लाल रंग का जो लैम्डा है वो सबसे ज्यादा होता है, और वोयलेट रंग का जो लैम्डा है वो सबसे कम होता है भी। तो तरंग दैर्ध्य ज्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका अपवर्तनांक सबसे कम होगा भी। अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक है, इसका विचलन है, इसका प्रकीर्णन है, इसका अपवर्तनांक विचलन प्रकीर्णन हो गया, और इसका एक आपका हो जाएगा, एक आपका वर्ण विक्षेपण है। यानी अपवर्तनांक, विवर्तन, विचलन, प्रकीर्णन और वर्ण विक्षेपण ये सबसे कम होंगे भी, और इन रंगों के ये सबसे ज्यादा हो जाएंगे भी। ठीक है, जिसका तरंग दैर्ध्य कम होता है उसका अपवर्तनांक, विचलन, प्रकीर्णन और ये आपका जो वर्ण विक्षेपण है वो सबसे ज्यादा होते हैं भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब इसके अंदर आपको दे रखा है भी, यदि एक पत्ती का आवर्तकाल 1 सेकंड का 200वां भाग हो तो उसकी आवर्ती क्या है। देखो भी यहां पे आवर्तकाल 1 सेकंड का, यानी आवर्तकाल है टी से रिप्रेजेंट करते हैं, आवर्तकाल है वो 1 सेकंड का 200वां भाग है। तो 1 सेकंड है, इसका 200वां भाग है तो 1/200 हो जाएगा। तो आपके पास में आवर्तकाल कितना आ गया, 1/200 आ गया। अब आवर्ती ज्ञात करना है तो आपको पता है भी फ्रीक्वेंसी, यानी आवर्ती को हर्ट्ज में लिखते हैं, और आवर्ती बराबर क्या होता है 1/आवर्तकाल होता है भी, 1/आवर्तकाल होता है। तो यहां पे 1 और इसमें आपका आवर्तकाल का मान क्या है 1/200, 200 आपका ऊपर चला जाएगा अभी, 200 है वो आपका ऊपर चला जाएगा। तो आपकी आवर्ती कितनी हो जाएगी 200 हर्ट्ज हो जाएगी, जो कि राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। किसी स्थान पर कम आयाम के लिए सरल लोलक का आवर्तकाल उसकी लंबाई का, उसकी प्रभावी लंबाई के खालिस्तान होता है। तो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है पेंडुलम का, वो किसके समानुपाती होता है, तो वो समानुपाती होता है उसकी लंबाई के वर्गमूल के समानुपाती होता है। ये ध्यान में रखना भी, कोई पेंडुलम है, उसकी लंबाई आवर्तकाल के वर्गमूल के समानुपाती होती है भी, वर्गमूल के समानुपाती होती है। तो ये आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भी, वर्गमूल के समानुपाती होती है उसकी लंबाई। ठीक है, ये चीजें ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल क्या है। आपको पता है भी, यहां से अपन बात करें तो 1 न्यूटन, न्यूटन क्या होता है भी, बल की इकाई है। तो बल बराबर क्या होता है, F बराबर होता है ma, F बराबर ma होता है। आपके पास में द्रव्यमान नहीं है, लेकिन यहां पे 1 न्यूटन दे रखा है, बराबर में द्रव्यमान आपके पास में है नहीं, और गुरुत्वीय त्वरण है वो कितना होता है 9.81 होता है, 9.81 होता है। ठीक है, अब m बराबर कितना हो जाएगा, तो m बराबर हो जाएगा, ये गुणा में इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा, तो 1/9.81 हो जाएगा। ये आपके पास में क्या आ गया, इसका द्रव्यमान आ गया। अब द्रव्यमान आ गया, दूसरी कंडीशन देखो, द्रव्यमान क्या बोल रहा है अभी, दूसरी कंडीशन में 1 न्यूटन भार की गतिज ऊर्जा 1 जूल है, जबकि उसकी चाल क्या है, वेग ज्ञात करना है। यहाँ पे गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला आता है 1/2 mv² होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2। m का मान आपके पास में अभी आपने निकाला भी 1/9.81, और इंटू v का मान आपको ज्ञात करना है तो v², और बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा 1 जूल, इसका मान दे रखा है इसने। तो v² जो भाग में है वो गुणा में चला जाएगा, जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा। तो v² बराबर में कितना आ जाएगा 9.81 इंटू 2,
9.81 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 8 16 और 9 2 18 और 1 19, यानी 19.62 आ जाएगा v स्क्वायर बराबर। तो v बराबर कितना आ जाएगा, तो v बराबर है वो 19.62 के ऊपर लग जाएगी रूट। अब आपको पता है भी 4 का जो रूट होता है, 4 का स्क्वायर होता है वो 16 होता है, ठीक है, और 5 का स्क्वायर वो 25 होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये 4 के करीबन आएगा, ये आपका 4 के और 5 के बीच का मान आएगा। देख लो भी ये 4 और 5 के बीच का मान है क्या, नहीं है। ये 1 मीटर है, ये भी 4 का बीच का मान नहीं है, ये भी नहीं है। तो आपके पास में ऑप्शन ही एक बचा है, 4.4 है मीटर प्रति सेकंड। तो उसका वेग कितना आ जाएगा, 4.4 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। अगला देखो भी, विद्युत परिपथ में 10 मिनट में बहने वाली विद्युत आवेश की मात्रा 300 कूलाम है, तो विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा खींची गई धारा आपको बतानी है। आपको पता है भी Q बराबर क्या होता है, आई टी होता है, Q कूलाम होता है, आई यहाँ पे धारा होती है, T समय होता है। आपको धारा ज्ञात करनी है तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q बटा T हो जाएगा। Q आपके पास में कितना है, 300 कूलाम है, और T कितना है, 10 मिनट है, मिनट को सेकंड में चेंज कर लो, 60 से गुणा कर दो भी, तो 60 एकम 60 है और 60 5 323। अब देखो भी ये आ जाएगा आपके पास 5/10, तो इसको लिख सकता हूं 1/2, और 1/2 को लिखूंगा मैं 0.5, 1/2 को 0.5 और 0.5 एम्पियर पहले ही ऑप्शन के अंदर है, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने दे रखा है भी एक पिंड का आपेक्षिक घनत्व 8 है, उसके 16 ग्राम द्रव्यमान के टुकड़े का आयतन कितना होगा, ये आपको बताना है। देखो भी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए भी आपेक्षिक घनत्व क्या होता है। आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है, आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व बराबर होता है वस्तु का घनत्व, वस्तु का घनत्व बटे में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, ठीक है। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व कभी चेंज नहीं होता। कितना होता है अभी, तो ये होता है 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 मिलीलीटर होता है अभी एक प्रकार से, ठीक है, मीटर की क्यूब। और उसके बाद में यहां पे आपको क्या ज्ञात करना है, आपेक्षिक घनत्व आपको दे रखा है, आप वस्तु का घनत्व ज्ञात कर लो। वस्तु का घनत्व बराबर कितना हो जाएगा, तो वस्तु के घनत्व बराबर होता है आपेक्षिक घनत्व इंटू 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व। तो यहां पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व तो 10 की पावर 3 होता है, और आपेक्षिक घनत्व आपको दे रखा है, तो यहां पे आपके पास में 8 इंटू 10 की पावर 3, 8 इंटू 10 की पावर 3 बराबर क्या हो जाएगा, ये वस्तु का घनत्व हो जाएगा, वस्तु का घनत्व। अब आपको पता है भी घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान बट्टे आयतन, द्रव्यमान बट्टे आयतन। और आपको क्या ज्ञात करना, आयतन ज्ञात करना, तो आयतन बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इंटू द्रव्यमान कितना है 16 है, और इंटू घनत्व कितना है, तो 8 इंटू 10 की पावर 3। तो यहां पे आपके पास में कितना आ जाएगा, ये आपके पास में आ जाएगा 16 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे तो ये हो जाएगा 8 चौके 32, 8 सिक्के 48, बच गया 4, 8 एकम 8 और 4 12, यानी 128, 128। सॉरी भाई सॉरी, यहां पे घनत्व आपका इधर जाएगा, आयतन है वो घनत्व की जगह आएगा, तो द्रव्यमान आयतन बराबर क्या हो जाएगा, फिर आयतन बराबर द्रव्यमान बटे घनत्व हो जाएगा भाई। द्रव्यमान आपके पास में 16 है और घनत्व आपके पास में 8 इंटू 10 की पावर -3 है भाई। 8 एकम 8 -3 कहां पे है यार, प्लस की पावर है ना, 10 की पावर 3, तो 8 एकम 8 और 8 2 16, तो ये हो जाएगा 2/10 की पावर 3, और इसको ऊपर लेके आएंगे तो ये आपका माइनस में हो जाएगा, 10 की पावर -3 आ जाएगा भाई। तो उसका घनत्व आ जाएगा आपके पास में, सॉरी आयतन आ जाएगा 2 इंटू 10 की पावर -3 मीटर क्यूब, ठीक है। तो ये फॉर्मूले याद रखने आपको। आपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है वस्तु का घनत्व बटे 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व होता है 10 की पावर 3, ठीक है। और घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन होता है भी। उसके बाद में विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है, तो विजयवाड़ा है वो आपका कृष्णा नदी के तट के ऊपर हो जाएगा। 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कावेरी नदी, कावेरी नदी को क्या बोला जाता है, तो दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है भी, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। और ताप्ती नदी है, ये आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है भी, ताप्ती, और ये आपकी नर्मदा, नर्मदा और ताप्ती नदी, सॉरी ताप्ती नहीं ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती नदी है, ये आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं। कृष्णा नदी है,
और यहाँ पे एक आपकी कावेरी नदी तो होती है दक्षिण भारत की गंगा, और दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो गोदावरी नदी को कहते हैं। दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। तो कृष्णा, गोदावरी, ये जो नदियां हैं ये आपकी पूर्व की ओर बहने वाली नदियां हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक का नाम क्या है तो इंडिया डिवाइडेड। इंडिया डिवाइडेड है, ये पुस्तक राजेंद्र प्रसाद की है। नेक्स्ट है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को निम्नलिखित में से किस संगठन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है तो वो एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का, एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे इसका मान क्या होगा। तो देखो भी 3 की पावर 10 है, 3 की पावर 10 है, और यहां पे आपके पास में क्या है 9 की पावर -5 है, तो इंटू 9 की पावर -5। अब इस 9 की पावर -5 को मैं क्या लिख सकता हूं, 9 को क्या लिख सकता हूं 3 की पावर 2 लिख सकता हूं भी, और 3 की पावर 2 और इसकी पावर -5 है, इसकी पावर -5 होती है 5 है, वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 3 की पावर -10 हो जाएगा भी। तो 3 की पावर -10 हो जाएगा, तो इस 9 की पावर -5 को मैं 3 की पावर -10 लिख सकता हूं, और ये 3 की पावर -10 है वो नीचे आएगा, तो 3 की पावर 10 है वो प्लस की बन जाएगी। उसके बाद में बीच में प्लस का निशान है। 2 की पावर कितनी है अभी, 2 की पावर 15 है, और इधर 2 की पावर -12 है, तो ये आपकी नीचे जाएगी, तो 2 की पावर है आपकी प्लस की 12 बन जाएगी भी। अब मान बताना, 3 की पावर 10 से 3 की पावर 10 कैंसिल, और 2 की पावर 12 से 2 की पावर आपकी 15 है वो कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे 2 की पावर 3 बचेगी भी, और इसका मान क्या है 1 है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस में 2 की पावर 3 यानी 8, तो ये कितना आ जाएगा मान 9। तो राइट आंसर होगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है, यदि अगली 2 संख्याएं और जोड़ी जाती है तो नया औसत क्या होगा ये आपको बताना है। तो यहां पे देखो भी, मैंने वो संख्या मान ली, एक तो x है, एक x प्लस 2 है, x प्लस 1 और एक x प्लस 2 है, ये 3 संख्याएं हैं, और इन तीनों संख्याओं का औसत कितना है k है। इन तीनों संख्याओं का औसत k है, तो कुल योग कितना हो जाएगा, तो कुल योग 3 के हो जाएगा, यानी 3 क्रमागत पूर्णांकों का औसत k है, तो उनका टोटल योग कितना हो जाएगा, तो 3 से गुणा करो तो 3 के हो जाएगा। तो ये हमारे पास में उनका योग कितना आ गया, x x और x यानी 3x, 3x प्लस में 3 बराबर में आपके पास में 3k। अब ये 3 है वो यहाँ पे प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और उसके बाद में ये आ जाएगा आपके पास में 3x बराबर में 3k माइनस में 3, और x बराबर में आपके पास में क्या आ जाएगा, तो x बराबर में आपके पास में आ जाएगा ये 3 यहाँ पे क्या है भी भाग में है, गुणा में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, और इन दोनों में से 3 कॉमन आ जाएगा भाई 3, और ये आ जाएगा k माइनस में 1, और ये 3 है वो इसके भाग में चला जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी x का मान आपके पास में क्या आ गया k माइनस 1 आ गया। अब देखो भी इसने क्या किया भी, अगली 2 संख्याओं को और जोड़ दिया, अगली 2 संख्याओं को और जोड़ दिया, तो ये आपके पास में x है, और एक आपके पास में x प्लस 1 थी, एक आपके पास में x प्लस 2 थी, और x प्लस 3 और x प्लस 4 2 संख्याएं और जोड़ दी इसने अगले। तो हमारे पास में कितना हो गया x यानी 5x, और प्लस में आपके पास में क्या आ गया 4 3 7 और 3 10, 7 और 3 10, यानी आपके पास में 5x प्लस 10 आ गया, 5x प्लस 10 इसका योग आ गया सभी का। और आपको पता है भी x का मान क्या है k माइनस 1 है। अब ये क्या है आपके पास में, ये उन 5 संख्याओं का योग है। आपको तो औसत ज्ञात करना है, औसत ज्ञात करना है तो 5 से डिवाइड कर दो इसको, क्योंकि राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या होती है। तो यहां पे आ जाएगा 5, x की जगह में क्या रखूंगा k माइनस में 1 और प्लस में 10, और यहां पे नीचे आ जाएगा 5, ऊपर वाले में 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा k माइनस में 1 और k माइनस में 1 प्लस में आपके पास में ये क्या आ जाएगा 5 2 10, और नीचे आ गया आपके पास में 5, 5 से 5 कैंसिल कर दो भी, तो ये ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये आ जाएगा k माइनस का 1 और प्लस का 2, तो क्या बनेगा आपके पास में k प्लस का 1 बच जाएगा अभी, k प्लस का 1, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर है वो आपको बताना है भी 18/19 और 20/21 का लसाअ ज्ञात करना है। लसाअ ज्ञात करना है तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे कर देता हूं। देखो 18/19 है, आपको फ्रैक्शन दे रखी है, और एक दे रखा है 20/21। इस प्रकार से फ्रैक्शन दे रखी हो तो आपको एलसीएम ज्ञात करना है।
तो अंश का एलसीएम ज्ञात करोगे और हर का अधिक्षेप ज्ञात करोगे। तो अंश का 18 और 20 का अधिक्षेप कितना हो जाएगा, 18 और 20 का अधिक्षेप हो जाएगा 18 2 36, और ये आ जाएगा आपके पास में 18 को लिखोगे आप 9 इंटू 9 और 10 को लिखो 20 को लिखोगे 9 इंटू 9। तो ये आपके पास में इसका थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। 18 को 9 इंटू 9 लिखोगे और 10 को लिखो 5 2 10 और 5 2 10 10 2 20, और 9 इंटू 9 नहीं, 18 को क्या लिखोगे 9 इंटू 2, 9 इंटू 2 लिखोगे भी। तो अब इसमें आपका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो ये आपके पास में एलसीएम आ जाएगा, यानी 45 और 45 चौका कितना होता है भी 45 इंटू 4 4 5 20 4 चौका 16, 16 और 2 18 180। तो इसका एलसीएम कितना 18 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 180, और 19 और 21 का अधिक्षेप ज्ञात करना पड़ेगा। अधिक्षेप कितना आ जाएगा 1, तो 180 बटा 1, तो 180 आ जाएगा। आगे देखो अभी नेक्स्ट आपके सामने 162 किलोमीटर पर घंटे की चाल से चल रही एक 850 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक सुरंग को 63 सेकंड में पार कर जाती है। तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करनी है। आपको पता है भी यहाँ पे आपको जो चाल दे रखी है वो किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लो। तो क्या करोगे 5/18 से गुणा करोगे, तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अभी 162 को 5/18 से गुणा करोगे तो 18 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे 162 9 5 45, तो 45 मीटर पर सेकंड आ गया। 45 मीटर पर सेकंड है वो इसकी चाल आ गई। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। दूरी आपके पास में कितनी है भी 850 मीटर लंबी है और रेलगाड़ी है, और मैंने उस सुरंग की लंबाई x मान ली। तो ये आपके पास में दूरी है, और दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। चाल कितनी है आपके पास में, चाल इंटू समय होता है भी दूरी बराबर। तो दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल आपके पास में है 45 और समय आपके पास में 63। समय आपके पास में 63 है, तो 45 इंटू 63 करोगे तो 2835 आ गया भाई। 2835, तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 850 है वो दूसरी साइड में जाएगा, तो 2835 में 850 आप माइनस कर दो तो 1985 आ जाएगा भाई। तो आपके पास में कितना आ जाएगा 2835 माइनस में 850, तो आपके पास में मान आ जाएगा ये 1985 है वो उस सुरंग की लंबाई आ जाएगी। P और Q अकेले 15 और 20 दिन में किसी कार्य को पूरा कर सकते हैं, तो उनकी संगत दक्षताओं का अनुपात यानी क्षमता का अनुपात बताना है। देखो भी इस क्वेश्चन को यहां पे कर रहा हूं, P और Q है ये 15 दिन में और ये 20 दिन में, तो टोटल वर्क कितना आ गया आपके पास में 60, 15 चौका 60 और 15 तिया 60, तो 15 चौका 60 और 20 तिया 60। P एक दिन में 4 कार्य करता है, ये इसकी क्षमता है। Q एक दिन में 3 कार्य करता है, ये इसकी क्षमता है। तो दोनों की क्षमताओं का जो रेशियो आ गया वो कितना आ गया 4:3, 4:3, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला है भी केवल लंबे और फेयर कौन से हैं, वेन आरेख में निम्न में से कौन सी संख्या केवल लंबे, यानी लंबे तो ये है सर्कल के अंदर आनी चाहिए, और फेयर यानी त्रिभुज के अंदर आनी चाहिए। तो आपके पास में ओनली फॉर सर्कल और त्रिभुज दोनों के अंदर कौन सी आ रही है, तो ये आपके साथ आ रही है, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी ए बी के बिल्कुल दाई बैठा है, ए है ना वो बी के, ये बी है और इसके बिल्कुल दाएं बैठा, तो ए यहां पे आ जाएगा भी। ए 4 स्थान दाई ओर जाता है, दाई ओर जाएगा तो 1 2 3 और 4, यहां पे आपका ए आ गया। और उसके बाद में इसने क्या बोला भी बी है वो 4 स्थान बाई ओर जाता है, तो 1 2 3 और 4 बी आपका यहां पे आ गया। और इसने क्या बोला पंक्ति के वे दोनों पंक्ति के छोर पर पहुंच जाते हैं, तो पंक्ति में व्यक्तियों की संख्या कितनी है, कुल संख्या कितनी है, तो देख लो भी एक ये इस बाएं छोर पर है और ये दाएं छोर पर है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो टोटल कितने अभी 10 है, तो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अभी इसके अंदर आपको बताना है भी यहां पे इस सर्कल को कौन सेटिस्फाई कर रहा है, रंग लाल फूल गांव शहर। देखो भी अगर मैं इसको रंग लाल और फूल मान लूं तो मेरे को यह बता दो भी कुछ लाल रंग हो सकते हैं, कुछ लाल है वो आपके फूल हो सकते हैं, और कुछ लाल है वो आपका रंग भी हो सकता है, और कुछ रंग है वो आपके लाल भी हो सकते हैं, लेकिन कुछ रंग फूल हो सकते हैं क्या, मेरे को यह बता दो। कुछ रंग है वो फूल हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये नहीं होगा भी। कुछ गांव शहर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं हो सकते भी। और कुछ शहर राष्ट्र भी नहीं हो सकते भी, ठीक है। उसके बाद में कुछ पुरुष स्त्री हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो ये भी कैंसिल करो।
आपके पास ऑप्शन ये की बचा है। कुछ वकील है वो पिता होते हैं भी, और कुछ पिता है वो वकील होते हैं, बिल्कुल सही है। और कुछ शहरी पिता होते हैं भी, कुछ ग्रामीण में रहते हैं तो वो ग्रामीण पिता हो जाएंगे, और कुछ शहर के अंदर रहते हैं वो शहरी पिता हो जाएंगे। और कुछ वकील है वो शहरी होते हैं भी, कुछ वकील भी शहरी होते हैं। तो ये बात है, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा भी। यानी ये आपका वी से वकील आ गया, ये आपका एस से शहर आ गया, और ये पी से पिता हो गया भी। तो कुछ पिता शहरी है, कुछ पिता वकील है, और कुछ वकील शहरी है, और कुछ वकील है वो पिता है भी। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, यदि एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से निकाल दिया जाए तो बाएं छोर से कौन सा अक्षर निम्नलिखित, बाएं छोर से 12वां अक्षर निम्नलिखित में से कौन सा होगा। अब ये देखो भी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम, फिर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड। इसने क्या किया है भी, एफ से शुरू करना है, यानी एफ को मैंने बाहर निकाल दिया और प्रत्येक दूसरे को बाहर निकालना है, और फिर एक को छोड़ दो आगे वाले को, फिर एक को छोड़ दो आगे वाले को, आगे वाले को, एक को छोड़ो आगे वाले को, 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 आगे वाले को और आगे वाले को। यानी जो मैंने गुड का निशान लगाया उसको काउंट नहीं करना भी। अब इसने क्या बोला भी, एफ से शुरू करते हुए प्रत्येक दूसरे अक्षर को अंग्रेजी वर्ण वाला अनुक्रम से निकाल दिया जाए तो बाएं छोर से 12वां कौन सा होगा। तो बाएं छोर से 12वां देख लो, 1 2 3 4 5, फिर 6 7 8 9 10 11 और 12वां कौन सा होगा भी, एस होगा। राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। चीजें समझ में आ गई क्या? आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है भी, क्या बच्चों के लिए गृह कार्य यानी होमवर्क होना चाहिए। कथन है आपके पास में, तर्क है हां, बच्चे केवल गृह कार्य या फिर होमवर्क करके ही अपनी परीक्षा उत्तीर्ण कर सकते हैं। तो ये जो केवल है ना, केवल ये नेगेटिव सेंस देता है भी, ये जो केवल है वो नेगेटिव सेंस देता है। तो इसका मतलब ये बोलता है भी हां केवल, यानी और कुछ नहीं करना बच्चों को, केवल और होमवर्क देते जाओ, उससे बच्चे हैं वो परीक्षा को उत्तीर्ण कर लेंगे। तो ये बात गलत है भी, ठीक है, ये तर्क नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे केवल नेगेटिव सेंस को दर्शा रहा है। आगे देखो भी, नहीं, बच्चों को आराम करने और पढ़ाई से ध्यान हटाने के लिए समय चाहिए। ये बिल्कुल सही बात है। बात सही क्यों है? क्योंकि अगर आप काम पे काम देते जाओगे या फिर गृह कार्य देते जाओगे तो स्कूल में तो आप पढ़ाई रहे हो, और घर पे आप होमवर्क इतना दे दोगे कि उनको आराम करने के लिए और पढ़ाई से अपना ध्यान हटाने के लिए समय नहीं मिलेगा। तो इससे अच्छा है भी आप स्कूल में पढ़ा लो, होमवर्क है वो कुछ कम दे दो या फिर दो ही ना। तो ये दूसरा है वो तर्क है, पहले स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो दूसरा सही है भी। तो दूसरा सही है, तो दूसरा यहां पे आपका यदि केवल तर्क सेकंड प्रबल है तो ये बी, और बी इसमें देखो भी किस में आ रहा है, तो सी ऑप्शन में आ रहा है बी। तो आपका राइट आंसर होगा सी। आगे देखो भी नेक्स्ट, अब इसमें देखो भी 216 है, 216 को इसने 81 लिख दिया भी, और इसी प्रकार से 104 को इसने बताना है क्या लिखेगा। देखो भी, इसमें 2 प्लस में 1 प्लस में 6 और सभी का योग किया 9 आया, और 9 का स्क्वायर कर दिया तो कितना आ गया, 81 आ गया। 1 प्लस में 0 प्लस में 4 सभी का योग कर दो 5 आएगा, और 5 का स्क्वायर है वो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास में, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बताना है भी, कोई झील है, कोई झील पानी की सतह बर्फ के रूप में जमने जा रही है। यानी कोई झील है, उसका जो पानी है उसकी ऊपरी जो सतह है वो बर्फ के रूप में जम रही है। तो यहां पे पेंदे में पानी का इस क्षण ताप क्या होगा। ये एक अपने पास में झील है, इस झील के ऊपर है, ऊपरी परत है वो जम गई, लेकिन नीचे पानी नहीं जमता भी, नीचे भी जीव है वो जीवित रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि पानी का जो एक प्रकार से बोले ताप या फिर पानी का घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पानी का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है, वो अधिकतम होता है। पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड अधिकतम होता है, और आयतन है वो न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। आयतन न्यूनतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और पानी का जो घनत्व है वो अधिकतम 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी परत के नीचे भी कितना मिलेगा आपको, पानी का ताप है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड मिलेगा भी। आगे देखो भी, एक निश्चित ताप के ऊपर, एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध R है,
एक दूसरे ताप पर प्रतिरोध जो पहले तार के समान है, केवल व्यास दोगुना है, तो क्या होगा? आपको पता है भी R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन में A होता है भी। अब प्रतिरोधकता रो है उसको समान है भी, एक दूसरा तार जो पहले तार के समान है, तो इसका मतलब प्रतिरोधकता तो समान हो जाएगी, तो R बराबर क्या हो जाएगा, तो L अपॉन में A हो जाएगा भी, L अपॉन में A हो जाएगा। इसने क्या बोला है भी, जिसका केवल व्यास दोगुना है, व्यास दोगुना होगा तो त्रिज्या भी दुगनी होगी भी, व्यास आधा होगा तो त्रिज्या भी आधी होगी, तो यहां पे व्यास दुगना है तो त्रिज्या भी क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी। अब देखो भी इसका जो आपके पास में मान आया L बटा A का मान आपके पास में कितना है, दे रखा है इसने R है भी, एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध R है, यानी L बटा A का मान आपके पास में R दे रखा है इसने, तो यहां पे आपके पास में R बराबर क्या हो जाएगा, L बटा A का मान आपके पास में कितना है, R है, और यहां पे उसकी जो उसका जो व्यास है वो दोगुना है, व्यास दोगुना है। व्यास क्या होता है, व्यास एक प्रकार से तार की मोटाई होती है भी, तार की मोटाई को आप बढ़ाओगे तो आपका प्रतिरोध कम हो जाएगा, और तार की मोटाई को अगर आप कम करोगे तो प्रतिरोध आपका बढ़ जाएगा। तो प्रतिरोध एक प्रकार से इसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है भी, पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे आपका त्रिज्या दोगुनी हो रही है, व्यास दुगुना हो रहा है, त्रिज्या भी दुगुनी होगी, दुगुनी होगी तो आर स्क्वायर है, तो इसका मतलब 2 से 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R/4, यानी आपका जो प्रतिरोध है वो R/4 हो जाएगा, R/4 4 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, प्रेरण द्वारा किसी अचालक को आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा कोई अचालक है उसको आवेशित क्यों नहीं किया जा सकता। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना आपने देखी होगी, जिसके ऊपर है वो आपका ये ट्रांसफार्मर है और ये आपका जो जनरेटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो ये कोई अचालक छड़ है, उस अचालक को आप चालक के रूप में क्यों नहीं यूज करते, या फिर अचालक में आवेश क्यों नहीं जा सकता। तो इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते भी, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं होंगे जब तक उसके अंदर है वो आवेश है वो प्रवाहित नहीं कर पाएगा भी। आवेश प्रवाहित कब करता है, जब उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण ही ग्रेफाइट के अंदर वो मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, और ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिसके कारण ग्रेफाइट है वो विद्युत का चालन करता है भी। हीरे के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, जिसके कारण हीरा है वो विद्युत का कुचालक है भी। ठीक है, तो आपका 1 नंबर ऑप्शन हो जाएगा इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग है। संक्रामक रोग का मतलब समझते हो क्या, एक दूसरे से फैलने वाला रोग। तो यहाँ पे मलेरिया क्या संक्रामक रोग है क्या, बिल्कुल है भी, मलेरिया संक्रामक रोग है। खसरा है, ये भी आपका संक्रामक रोग है। हैजा है, ये आपका जीवाणु जनित संक्रामक रोग है। मधुमेह है ना, ये आपका संक्रामक रोग नहीं है भी। ये इंसुलिन की कमी से, यानी इंसुलिन की कमी से रक्त के अंदर है वो शर्करा का स्तर बढ़ जाता है भी। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन हार्मोन होता है, उसकी कमी से मधुमेह के रक्त के अंदर शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, उसे ही क्या बोलते हैं अपन, मधुमेह रोग बोलते हैं भी। तो ये आपका संक्रामक रोग नहीं है, एक दूसरे से फैलने वाला नहीं है भी। मलेरिया अगर किसी व्यक्ति की हुई है और उसको मच्छर काट गया और वही मच्छर है वो दूसरे व्यक्ति को काट जाएगा तो आपका मलेरिया हो जाएगा भी। ठीक है, विटामिन बी को क्या बोला जाता है, तो विटामिन बी को आप थायमिन बोलते हैं भी। विटामिन बी को आप थायमिन बोलते हैं भी। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, 1 नंबर ऑप्शन है वो आपका राइट आंसर होगा। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड है वो आप विटामिन के को बोलते, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन बात करते हैं किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है। सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, तो वो आपका होता है नाभिक। नाभिक है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है। नाभिक का मतलब हो गया भी केंद्रक। केंद्रक है वो सबसे बड़ा कोशिकांग होता है, क्योंकि केंद्रक है वो कोशिका को कंट्रोल करता है भी। केंद्रक है वो कोशिका को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए नाभिक, नाभिक का मतलब है केंद्रक। केंद्रक है वो सबसे बड़ा कोशिकांग है। कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय की खोज की थी, और गोल्जी काय का जो कार्य होता है वो एक प्रकार से पैकेजिंग करना होता है भी। ठीक है, पुटिकाओं के रूप में, सिस्टर्नी के रूप में पैकेजिंग करना होता है। अंतःपर्दवी जालिका की खोज है वो पोर्टर ने की थी, और अंतःपर्दवी जालिका 2 प्रकार की होती है, एक SER होती है और एक RER होती है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक के ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते और एक के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं भी। माइट्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया को अपन पावर हाउस भी बोलते हैं भी, जिसके अंदर है वो ग्लूकोज का विघटन होता है और हमें ATP
एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मिलता है, जो कि ऊर्जा के रूप में मिलता है, ऊर्जा मिलती है, और वो आपका यहाँ पे पावर हाउस, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है वो खुद का डीएनए और खुद का डीएनए होता है, और इसके अंदर है वो खुद का ही राइबोसोम होता है, भी खुद का ही इसमें राइबोसोम होता है। ठीक है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है आपका, और एक आपका हरित ये प्लास्टिड लवक होता है भी। इन दोनों के अंदर खुद का डीएनए और खुद का राइबोसोम पाया जाता है भी। 17 राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक तो 17S राइबोसोम होता है, एक आपका 80S राइबोसोम होता है भी। ठीक है, 17S की जो उप इकाई है वो 50 और 30 है भी, और यहाँ पे 80S की जो उप इकाई है वो 60 और 40 है भी, 60 और 40 है। तो ये क्वेश्चन 50 और 30 वाला है, वो क्वेश्चन 2022 में पूछा गया है। आगे देखो भी, प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब को बनाया गया था। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध है वो 23 जून 1757 को हुआ था भी। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को हुआ था। किस किस के बीच में हुआ था भी? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था भी। ठीक है, उसमें सिराजुद्दौला की है वो मृत्यु हो जाती है। सिराजुद्दौला के बाद में जो आपका आगे का बंगाल का नवाब बनता है वो मीर जाफर बनता है भी। मीर जाफर बनता है, और मीर जाफर के बाद में मीर कासिम बनता है, मीर कासिम बनता है। तो इसने पूछा है प्लासी के युद्ध के बाद में सिराजुद्दौला की तो मृत्यु होगी, तो मीर जाफर बनेगा, राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। आगे देखो भी, ब्राजील का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वो साओ पाउलो हो जाएगा भी, साओ पाउलो, डी ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने निम्नलिखित में से किस शहर में बनास डेयरी काशी संकुल कॉम्प्लेक्स और बायोगैस आधारित बिजली उत्पादन संयंत्र की आधारशिला रखी है? तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा? वाराणसी हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपके पास में, तो यहां पे ये 8 के रूप में 12 आ जाएगा, अभी 64 है ना, ये 8 के रूप में 12 आ जाएगा। तो ये इस प्रकार से अभी 126 माइनस में फिर 35 और माइनस में और फिर 92 और फिर प्लस में और फिर ये 64। ये 64 है वो 8 के रूप में 12 आ जाएगा, और 92 और 8 कितने हो जाएंगे? 100। अब ये 100 बन गए, तो 100 है वो आपका 10 के रूप में 12 आ जाएगा भी। फिर देखो भी, माइनस का निशान है, 35 में से 10 जाएगा तो 25 बचेगा, और 25 में आप 5 के रूप में बाहर निकाल लोगे भी। फिर आपके पास में माइनस का निशान है, तो 126 में 5 जाएगा तो 121 बचेगा, और 121 है वो आपका 11 के रूप में बाहर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, दो साइड्स की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता बताओ भी। दो डाइस की एकल फेंक में योग 10 आने की प्रायिकता बताओ। अब देखो भी, 2 डाइस है, उसको एकल फेंक के अंदर है, 2 डाइसों को फेंका जाता है, तो उसके कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे भी। टोटल परिणाम है वो आपके 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 आने की प्रायिकता क्या है भी? पहले पासे के अंदर 6 आ जाए, दूसरे पासे के अंदर 4 आ जाए, और दूसरी प्रायिकता ये है भी, पहले पासे के अंदर 4 आ जाए, दूसरे के अंदर 6 आ जाए, और तीसरी प्रायिकता ये है भी, पहले पासे के अंदर 5 आ जाए और दूसरे के अंदर भी 5 आ जाए। तो आपके पास में ये सी तीन ही प्रायिकता बनेगी भी। पहली प्रायिकता ये है, दूसरी ये, और तीसरी ये, चौथी कोई प्रायिकता ही नहीं बनेगी। तो अपने पास में टोटल 10 आने की प्रायिकताएं कितनी है, मान कितने हैं? तो 3 मान है, और टोटल मान कितने हैं? तो ये 3 मान किस में से आ रहे हैं? 36 में से आ रहे हैं। यानी 2 साइड को जब आप फेंकोगे तो उसमें कुल परिणाम है वो टोटल 36 होंगे भी। तो ये आपके पास में 12 एकम 12 12 36 1/12 आ जाएगा। राइट आंसर क्या होगा? 1 नंबर ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखो भी, 2 के बाद में दशमलव है और 2 के बाद में दशमलव है। तो यहां से अपन देखेंगे तो टोटल 4 के बाद में दशमलव आना चाहिए, जो कि इसके अंदर देखो भी 1 के बाद में दशमलव, तो ये तो नहीं होगा। और यहाँ पे देखें तो 3 के बाद में दशमलव, तो ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे देखो 5 के बाद में दशमलव, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन ही 1 बचा है फिर। ठीक है, अब 44 नंबर क्वेश्चन देखो भी आपके सामने है, लॉग का क्वेश्चन है ये। अब देखिएगा 44 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है लॉग वाला, और ये आपको दे रखा है लॉग 2 आधार है ये एक तरीके से। इसके पावर में आपको दे रखा है x प्लस में 2, और यहाँ पे दे रखा है आपको log 16। तो आप इसको एक बार तो क्वेश्चन को लिखें एक बार, log 2 आधार है इसमें, और ये आपके पास में बन जाएगा x प्लस 2। ठीक है,
log 2 की पावर है x प्लस 2, ऐसे पढ़ लें इसको। और ये log 16 है। log 16 को अपन क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर में 4 लिख सकते हैं। 2 की पावर 4 16 ही होता है वैसे, बिल्कुल। अब ये दोनों बराबर हो गया। और log 2 की पावर x प्लस में 2 है, log 2 की पावर में 4 है, तो यहां से log हट जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये बनेगा आपके पास में 2 की पावर x प्लस 2 बराबर 2 की पावर 4। अब दोनों का आधार समान है, देख लो, 2 आधार इधर है, 2 आधार इधर है। आधार समान हो जाएगा तो घातों की क्या कर देंगे, तुलना कर देंगे। घातों की तुलना कर दो, x प्लस 2 बराबर किसके हो जाएगा, 4 के। प्लस का 2 इधर जाके माइनस का, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो x का मान कितना आएगा, 2 आएगा। तो कुछ एक नॉर्मल से फॉर्मूले हैं लॉग के, ये थोड़ा सा पढ़ लेना है इसको, ये कंफर्म हो जाएगा फिर। तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन देखो भी, O एक वर्त का केंद्र है और P एक बाह्य बिंदु है जो O से 13 सेंटीमीटर की दूरी पर है। उस वर्त की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। तदनुसार P बिंदु से वर्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु तक की दूरी है वो आपको ज्ञात करनी है। जैसे ये कोई एक वर्त है और यहां से कोई एक बिंदु है। अब ये O है ना, ये आपका वर्त का केंद्र है और इस O से कोई बाहरी बिंदु है, वो कितना दूर है, ये 13 सेंटीमीटर दूर है। अभी ये O से 13 सेंटीमीटर दूर है और इसका मान है, नाम है P। और इससे कोई वर्त के ऊपर स्पर्श रेखा खींची जाती है और वर्त की जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर है। अभी वर्त की जो त्रिज्या है वो कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब आपको ज्ञात करना भी इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है। इस स्पर्श रेखा की लंबाई ज्ञात करनी है, इसको मैं नाम दे देता हूं m। अब आपको पता है स्पर्श रेखा है वो वर्त की त्रिज्या के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है, 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसका लंब ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कर्ण जो समकोण के सामने की जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। तो यहाँ पे या तो ट्रिपलेट याद रख लो, ट्रिपलेट होता है 3, 4 और 5। एक होता है आपके पास में 5, 12 और 13, और एक आपके पास में होता है 8, 15 और 17। एक होता है आपके पास में 7, 24 और 25, और एक होता है आपके पास में 9। एक आपके पास में होता है 9, 40 और 41। ये ट्रिपलेट याद कर लो। तो 5, 13, तो ये आपके पास में ये ट्रिपलेट लग जाएगी 5, 12 और 13। तो यहाँ पे इसकी जो स्पर्श रेखा की लंबाई आएगी वो 12 सेंटीमीटर आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें कथन दे रखा है, ये रहा भी फिल्म, कथन ये है भी फिल्म के प्रमोशन के दौरान निर्माता टीम मीडिया के सामने फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। फिल्म के मुख्य बिंदुओं को पेश करती है। निष्कर्ष क्या निकला, तो निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसीलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अभी यानी फिल्म के प्रमोशन के लिए, कोई भी आदमी है वो फिल्म का प्रमोशन के लिए आता है, तो वो उनको पता होता है भी इसके लिए भी अपन मीडिया के सामने फिल्म का कौन कौन सा पार्ट रखेंगे, क्या क्या उनके बारे में बताएंगे, ताकि ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस है वो हमारी फिल्म को देखे भी। तो निर्माता टीम फिल्म के बारे में मीडिया को क्या बताया जाना चाहिए इसके लिए उत्सुक है, इसीलिए वे सही प्रचार बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर वो गलत प्रचार करेगी तो उनकी फिल्म पीटी जाएगी भी। अब देखो भी अगला है, निर्माता टीम उम्मीद करती है कि फिल्म सफल हो। कोई भी है, चाहे वो आप फिल्म बना रहे हो, कोई भी हो, डायरेक्टर हो, चाहे कोई भी हो, वो यही इस उम्मीद से ही काम करता है भी हमारी फिल्म है वो हिट होगी, हमारा काम है वो हिट होगा, हम कामयाब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों के दोनों सही है। तो इसमें आपका दोनों निष्कर्ष वो अनुसरण कर रहा है, तो दोनों सी ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना भी इस सर्कल के अंदर क्या आएगा। देखो भी सभी का योग करके 3 से डिवाइड कर दो, 7 आ जाएगा। सभी का योग करोगे 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा, क्योंकि सभी का योग 24 होगा। 24 को 3 से डिवाइड करोगे तो 8 आ जाएगा। इसी प्रकार से 3 और 4 7, 7 और 2 9, और 9 को 3 से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा। अभी आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसमें बोला गया है भी सभी अध्यापक बुजुर्ग है, सभी टीचर हैं वो किस में आ जाएंगे, बी से बुजुर्ग में आ जाएंगे भी। और इसने बोला भी कुछ महिलाएं अध्यापक है, कुछ जो आपकी महिलाएं हैं वो अध्यापक वाले डायग्राम को कट करेगी। अब देखो भी निष्कर्ष क्या है, तो सभी बुजुर्ग महिलाएं, सभी
बुजुर्ग महिलाएं हैं, तो सारे के सारे जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, बी से बुजुर्ग है, वो महिला के अंदर आ रहा है क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा, अभी कैंसिल करो इसको। अगला देखो भी, कुछ महिलाएं बुजुर्ग है, कुछ महिलाएं बुजुर्ग होती है, तो देख लो भी महिलाएं हैं वो बुजुर्ग वाले डायग्राम को कट कर रही है, बिल्कुल कर रही है भी, ये जो डॉटेड लाइन कर रहा हूं मैं, ये महिलाएं हैं जो बुजुर्ग है, तो ये बात सही है। तो इसका पहला गलत है, दूसरा सही है भी इसमें, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी 71, 81, 74, 77, 77, 73, 80, 69 में अगली संख्या क्या होगी? इसमें दो सीरीज चल रही है भी, एक सीरीज तो ये है 71 और 3 74, 74 और 3 77, 77 और 3 80, और 80 और 3 कितने हो जाएंगे? 83। तो यहाँ पे +3 कर रहा है भी सभी के अंदर, तो आपका 83 हो जाएगा भी। दूसरी आपके पास में ये चल रही है भी 81 के अंदर आपने 4 माइनस कर दिया 77, 77 में से आपने 4 माइनस किया 73, 73 में से आपने 4 माइनस किया 69, और फिर 69 में से आप 4 माइनस करोगे तो 65 हो जाएगा भी। तो दूसरी सीरीज ये चली, एक में 3 माइनस कर रहा है और एक के अंदर है वो एक में 3 प्लस कर रहा है और एक में 4 माइनस कर रहा है भी, तो आपका 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अब इसका आपको क्या करना है? जल प्रतिबिंब याद करना है। अगर आपको बोल दे भी डायरेक्ट दर्पण प्रतिबिंब याद करना है या फिर जल प्रतिबिंब याद करना है, डायरेक्ट बोल दे आपको, तो आप किस प्रकार से उसको सोल्व आउट करोगे? देखो, अब यहां पे अपने पास में मान है कि अब इसके अंदर देखो भी, यहां पे अगर जल प्रतिबिंब आपको दे रखा है, जल प्रतिबिंब याद करना है, तो नीचे लाइन खींच दो, नीचे इसके इस प्रकार से नीचे लाइन, यानी यहां पे आपका प्रतिबिंब होगा भी इस प्रकार से। अगर आपको दर्पण बोल दे तो आपको क्या है? इस प्रकार से लाइन खींचनी है, इस प्रकार से। तो इसका इधर वाला इधर वाला इस प्रकार से आएगा और इसका ऊपर वाला नीचे आएगा, ऊपर वाला नीचे आएगा, तो ये ए है, तो इस प्रकार से ए बन जाएगा भी, और डी है वो डी का डी रहेगा भी इस प्रकार से, ठीक है, और ए है वो इस प्रकार से ए बनेगा और आपका एक्स का एक्स रह जाएगा भी। तो इसमें देख लो भी ऑप्शन नंबर आपका 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो, आकृति आपके पास में इस प्रकार से, अब इस आकृति के अंदर पहले इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया और फिर इसको इस प्रकार से फोल्ड किया गया। अब यहां पे आपके पास में चिन्ह कर दिए गए, इसके अंदर भी यहाँ पे कट कर दिया और यहाँ पे कट है और यहाँ पे भी कट है और यहाँ पे भी कट है और यहाँ पे भी कट है। अब इसको अपन ऐसे खोलेंगे तो ये पूरा कट हो जाएगा, यहाँ पे भी एक कट हो जाएगा भी आपका, ठीक है, ये पूरा खुलेगा तो एक यहाँ पे हो जाएगा और इधर आएगा तो एक आपका यहाँ पे भी हो जाएगा भी कट, एक आपका यहाँ पे भी कट हो जाएगा। अब देखो भी, अब अपन ऐसे खोलेंगे इसको तो एक आपका इस यहां पे भी कट हो जाएगा भी, एक आपका इनके बीच में ये जो आपका कट होगा वो एक तो ये प्रॉपर कट आपका हो जाएगा पूरा का पूरा, और ये भी पूरा का पूरा कट होगा और ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा का पूरा हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में एक कट है वो आपका यहाँ पे, ये वाला जो कट है ना, ये वाला कट यहाँ पे लग जाएगा और ये वाला जो कट है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा भी, ठीक है। और फिर इसको ऊपर खोलेंगे तो आपका एक कट है वो ये पूरा पूरा आधा हो गया ना, इसी प्रकार से आपका एक कट आपका यहाँ पे लग जाएगा और एक कट आपका ऊपर आ जाएगा और एक कट है वो आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। अब ये बीच वाले कट बच गए, बीच वाला कट बच गया तो एक तो आपका ये है ही, एक इसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा भी, और एक ये है, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा भी। तो ये आपके एक ही ऑप्शन के अंदर है ऐसा कट, तो आपका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, ठीक है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, आधुनिक मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस, होमोसेपियंस डी ऑप्शन हो जाएगा भी। कौन सा जीव दो टुकड़ों में कट जाने के बाद भी फिर से बढ़ जाता है? तो वो आपका है केंचुआ। केंचुआ है ना, ये आपका एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है और ये त्वचा से सांस लेता है, त्वचा से सांस लेता है और एनालिडा संघ के अंतर्गत आता है। त्वचा के ये जो केंचुआ है, केंचुए को अगर आप बीच में से दो पार्ट कर दोगे इसके, तो इसके दो भाग बन जाएंगे भी। और याद रखना, केंचुए के अंदर है ना, केंचुए के अंदर है वो नर और मादा दोनों अंग विद्यमान होते हैं, दोनों अंग है वो विद्यमान होता है। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन निम्न ताप को प्रतिस्थापित करता है? तो वो आपका हो जाएगा जिब्रेलिन हार्मोन। जिब्रेलिन हार्मोन है, ये निम्न ताप को प्रतिस्थापित करता है। ऑक्सीजन हार्मोन है, ऑक्सीजन या फिर इसे अपन बोल सकते हैं ऑक्सीजन, या फिर इसे ऑक्सीजन हार्मोन भी बोला जाता है। ऑक्सीजन हार्मोन है, ये पेड़ की लंबाई को
ये पेड़ है उसकी लंबाई में वृद्धि में सहायक होता है। साइटोकाइनिन हार्मोन है ना, ये पेड़ के विभाजन में, यानी ये कोशिका, पेड़ की कोशिका विभाजन के अंदर है वो मदद करता है भी। और जिब्रेलिन हार्मोन है ये भी लंबाई के अंदर वृद्धि करता है भी। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषी प्रोटिस्टा है? स्वपोषी प्रोटिस्टा है, प्रोटिस्टा वर्ग के अंतर्गत, मोनेरा वर्ग के अंतर्गत एक मोनेरा होता है भी, सबसे कम विकसित होता है भी मोनेरा, और एक आपका प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, फंगी हो गया, प्लांटी हो गया और एनिमेलिया हो गया। इस प्रकार से ये आपके 5 जगत किंगडम के अंदर है वो डिवाइड किया था भी आर एच वेटेकर ने। अब यहां पे इसने बोला भी स्वपोषी प्रोटिस्टा कौन सा है? स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाता है। तो यहां पे डाइटम है ना, डाइटम, ये आपका डाइटम क्या होता है? तो डाइटम आपकी होती है भी गिल्ली मिट्टी, गिल्ली मिट्टी है वो अपना भोजन खुद बनाती है भी, खुद बनाती है। तो डाइटम आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। कवक है ये भी आपका विषमपोषी होता है भी, और स्लाइम मोड है ये भी आपका विषमपोषी होता है, और अमीबा है ये भी आपका विषमपोषी होता है भी। ठीक है, दूसरे भोजन के ऊपर आश्रित रहते हैं। डुओडेनम का भाग है, डुओडेनम वो किसका भाग होता है? अमाशय के 3 पार्ट होते भी, अमाशय के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो अमाशय के 3 पार्ट हो गए, और छोटी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं, और बड़ी आंत के भी 3 पार्ट होते हैं। तो अमाशय के आपके पास में हो जाएगा कार्डिक, इसका हो जाएगा कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। अमाशय के 3 भाग, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक, फंडिक और पाइलोरिक, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक। और छोटी आंत का हो जाएगा डुडोनियम, जेजुनम और इलियम, डुडोनियम, जेजुनम और इलियम। और बड़ी आंत का हो जाएगा सिक्कम, बड़ी आंत का हो जाएगा सिक्कम, और सिक्कम को अंधनाल भी बोला जाता है। सिक्कम को क्या बोलते हैं? अंधनाल भी बोलते हैं। तो यहां पे सिक्कम और कोलन और रेक्टम, कोलन और रेक्टम। तो यहां पे छोटी आंत का नाम, छोटी आंत का भाग हो जाएगा ये डुओडेनम है, जेजुनम है और इलियम है, ये छोटी आंत के ही भाग होते हैं भी। ठीक है, अगला देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, फेफड़ों के आवरण को क्या कहा जाता है? तो फ्लोरा कहते हैं भी, बी ऑप्शन हो जाएगा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित सर्वप्रथम क्रिकेट खिलाड़ी कौन से थे? तो सचिन तेंदुलकर थे, 1997-98 के अंदर है वो इन्हें सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो वो तमाशा हो जाएगा भाई, तमाशा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा भाई। भांगड़ा है वो पंजाब का है, गिद्दा और भांगड़ा पंजाब का होता है भी। गरबा और डांडिया है वो ये गुजरात के होते हैं भी। ठीक है, आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 32 से संबंधित है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 से संबंधित है। इसमें 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है भी। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, और बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश और उत्प्रेषण, अधिकार पर्चा। ठीक है, इस प्रकार की 5 रिटें हैं वो इसमें जारी की जाती है। आगे देखो भी, कोस एल्फा का मान 1/2 है, और tan बीटा का मान 1/√3 है। अब कोस की टर्म में अगर मैं देखो 1/2 किसका मान होता है? तो 1/2 है वो 60 का मान होता है, कोस 60 का मान हो गया, यानी एल्फा का मान आपके पास में कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। और tan की टर्म में 1/√3 किसका मान होता है? तो 30 का मान होता है। तो यहां पे बीटा का मान कितना आ गया? 30 आ गया। आपको साइन एल्फा प्लस बीटा मान ज्ञात करना है, तो 60 प्लस में 30, 60 और 30 90, यानी साइन 90 डिग्री का मान कितना हो जाएगा? 1, डी ऑप्शन हो जाएगा भी इसमें। आगे देखो, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी, किसी अनाथालय की मदद हेतु स्वयं सेवकों को 100 रुपए प्रत्येक मूल्य वाले टिकट बेचने के लिए दिए गए। एक स्वयं सेवक ने 75% टिकट बेचे और उसके पास 80 टिकट बचे थे, उसके पास अब भी शेष है वो 80 टिकट बच गए। उसने कितना धन इकट्ठा किया? देखो अभी 75% बेच दिया, तो गेला वापस पीछे क्या बच गया? अभी 25% शेष बच गया, और 25% की वैल्यू इसने बोला भी 80 टिकट है, 80 टिकट बचे हैं, अभी भी क्या है? 80 टिकट बचे हुए हैं। तो एक का मान कितना आ जाएगा? तो 80/25। आपको ज्ञात किसका करना है? 75 का करना है, तो इंटू 75। तो 25 से कम 25, 25 थी, अब 75 और 8 या 24, यानी 240 टिकट है वो इसने बेच दिए। यानी 75% का मान 240 आ गया, यानी 75% टिकट बेचे हैं, यानी 240 बेचे हैं, और एक टिकट का मान है वो 100 है, तो 240 का मान कितना हो जाएगा? तो 24,000 रुपये हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा।
आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने P बटा Q के रूप में लिखना है आपको। P बटा Q के रूप में लिखना है, तो यहां पे देखो भी जितने अंकों के ऊपर बार है, जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही तो नीचे 9 लगा दो भी। तो यहां पे 2 अंकों के बार है तो ये हो जाएगा 37 बट्टे 99। 2 अंकों के ऊपर बार था, बार हटाओगे तो नीचे 9 लग जाएगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 लगा दो भी। तो 37 बटा 990, और जिसके ऊपर बार नहीं था उसको माइनस भी करना होता है भी, तो 0 माइनस करोगे तो 37 ही आएगा। तो ये हो जाएगा 37 बट्टे 990। तो ध्यान में रखना जितने अंकों के ऊपर बार है उतने ही नीचे 9 लगेंगे, और जिसके ऊपर बार नहीं है वो आपका उसका 0 लगेगा, और वो संख्या घटेगी भी, माइनस भी होगी, लेकिन 0 माइनस करोगे तो वो उतना ही मान आएगा। तो आपका राइट आंसर होगा 3 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट है, अब इसने बोला है भी वर्ष 2 से वर्ष 3 तक कुल आय कितनी है। ये टोटल 5 वर्षों की आय है अभी, यानी टोटल 5 वर्षों की आय 100% है। तो 100% का मान कितना है, ये आपके पास में इतना दे रखा है। तो 1% का मान कितना हो जाएगा आपके पास में 75, और 100% से 2 0 कैंसिल हो गए तो 75,000 आ जाएगा अभी। अब आपको मान किसका ज्ञात करना है, 2 ईयर से 3 ईयर, तो ये 26 और 30, 26 प्लस में 30, तो आपके पास मान आ गया 56, यानी 2 और 3 वर्ष तक की कुल आय ज्ञात करनी है। तो यहां पे कुल आय 56% हो गया। 56 को आप गुणा करवा दो 75 से, तो आपके पास में कितना आ जाएगा, ये 4200, और यहाँ पे आपके पास में 3 0 और है, तो ये आपके पास में मान आ जाएगा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 42 लाख आ जाएगा। बी ऑप्शन हो जाएगा अभी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें करना है आपको क्या, समान अनुपात का क्वेश्चन है, तो बीच अंदर अंदर वाले का गुणा करवा दो और बाहर बाहर वाले का गुणा करवा दो और बराबर रख दो। तो ये आपके पास में कितना हो जाए 51x बराबर में 12 × 17। x का मान कितना हो जाए 51, इसके भाग में आ जाएगा अभी। तो ये आपके पास 17 × 51 और 3 × 3 300 के 12, तो x का मान आपके पास में कितना आ गया 4 आ गया अभी। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा अभी। अगला देखो अभी, एक महिला पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है अभी। एक महिला है वो पूर्व दिशा की ओर 7 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 7 किलोमीटर चला दिया। फिर दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो ये लो 3 किलोमीटर चला दिया। उसके बाद में फिर वह दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, दाएं मुड़ती है और 3 किलोमीटर चलती है, तो अब दाएं मुड़ेगी, तो ये लो दाएं मोड़ दिया और 3 किलोमीटर चलती है। फिर वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चलती है, तो ये लो उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर चल गई। ये नीचे वाला 3 है, तो ये ऊपर वाला 5 हो गया। उसके बाद में और दाएं मुड़ती है और 14 किलोमीटर चलती है। अब दाएं मुड़ेगी, तो ये लो 14 किलोमीटर चला दिया, ठीक है, 14 किलोमीटर चला दिया। इसके सीध के अंदर अगर अपन देखेंगे तो 3 किलोमीटर तो ये है ही, और आगे वाला कितना बच गया, फिर ये आगे वाला 11 किलोमीटर बच गया। आगे वाला है वो आपका 11 किलोमीटर बच गया। उसके बाद में इसने क्या बोला है, उसके बाद में इसने बोला भी फिर वह अंत में दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। दाएं मुड़ती है तो नीचे की ओर आएगी और एकदम स्टार्टिंग पॉइंट के सीध में आ जाएगी यहाँ पे 5 किलोमीटर। अब इसने बोला है भी वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, तो यहां से उसने शुरू किया था, तो ये टोटल दूरी कितनी है 5 किलोमीटर है। ये टोटल दूरी 5 है, और यहां से आगे की दूरी कितनी है, ये 11 है भी। तो 7 और 11, 7 प्लस में 11, 7 प्लस में 11 बराबर 18, तो 18 किलोमीटर दूर है भी। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसमें बोला गया है भी राहुल, विराट, यूसुफ, सुनील और रॉबर्ट दोस्त हैं। सुनील, विराट और राहुल, यानी एस से सुनील बना दो, वी से विराट बना दो और आर से राहुल क्या करते हैं भी, सुनील, विराट और राहुल क्रिकेट खेलते हैं, CRI क्रिकेट हो गया। यूसुफ है वो फुटबॉल और टेनिस खेलता है भी, वाई से यूसुफ बना दो। यूसुफ है वो एक तो F से फुटबॉल खेलता है, T से टेनिस खेलता है और B से बैडमिंटन खेलता है भी। उसके बाद में केवल यूसुफ और रॉबर्ट, यूसुफ और रॉबर्ट है वो क्या करते हैं, ये केवल यूसुफ और रॉबर्ट ही फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं, फुटबॉल और टेनिस खेलते हैं। उसके बाद में राहुल और सुनील, R से राहुल और S से सुनील है वो क्या करते हैं, तो राहुल और सुनील है वो हॉकी, H से हॉकी, B से बैडमिंटन खेलते हैं। और आगे इसने दे रखा है सुनील तैराकी है भी, S से सुनील है वो तैराकी है, और जबकि रॉबर्ट है वो हॉकी पसंद करता है, रॉबर्ट है वो H से हॉकी पसंद करता है भी, ठीक है। अब उसके बाद में इसने क्या बोला, निम्नलिखित में से कौन सा खेल केवल एक खिलाड़ी द्वारा खेला जाता है, तो तैराकी खेला जाता है। तैराकी ओनली फॉर, यहाँ पे सुनील ही खेल रहा है भी, और कोई नहीं खेल रहा है। यहाँ पे देखो भी रॉबर्ट है वो हॉकी खेल रहा है, तो हॉकी यहाँ पे रॉबर्ट और ये सुनील दोनों ही खेल रहे हैं। ये देखो हॉकी यहाँ पे
तो तैराकी एकमात्र ऐसा खेल है जो सुनील अकेले के द्वारा खेला जाता है और कोई नहीं खेल रहा। आगे देखो भी, नेक्स्ट है, भारत में निर्मित सभी आइसक्रीम ब्रांडों में अमूल ब्रांड की बिक्री पिछले 5 वर्षों से सबसे अधिक है। अन्य आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री में प्रत्येक वर्ष उतार चढ़ाव रहता है, उतार चढ़ाव होता है। अब निष्कर्ष क्या निकला? तो भारत के निवासियों के बीच अमूल आइसक्रीम का स्वाद लोकप्रिय है। बिल्कुल, अभी अमूल आइसक्रीम का स्वाद लोकप्रिय है, तभी वो पिछले 5 सालों के अंदर है, वो बिक्री है वो सबसे ज्यादा है भी इसकी, 5 सालों में सबसे ज्यादा बिक्री अमूल की, तो बिल्कुल सही है भी। और अन्य सभी भारतीय आइसक्रीम ब्रांडों की बिक्री जानते हैं भी, ये भी बिल्कुल सही बात है, तभी है वो उनके बीच में तुलना कर रहे हैं भी। इसने बोला है ना अभी 5 वर्ष के अंदर अमूल सबसे ज्यादा बिक रही है और बाकी जो बच गई वो है वो कम, उसके अंदर उतार चढ़ाव आते रहते हैं, तो इसका मतलब वो अन्य जो आइसक्रीम ब्रांड है उसकी बिक्री के बारे में भी जानता है। तो दोनों सही है भी इसके अंदर, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है, अब इसके अंदर है वो आपको यहां पे कॉपीराइट का मान क्या है? कॉपीराइट का मान है 23, ठीक है, और फिर प्लस का निशान लगेगा। और एंड का मान क्या है? यहां पे ये क्वेश्चन आपका एंड का मान क्या है? तो एंड का मान आपके पास में 17 और गुणा @ का मान 4 है और फिर माइनस प्रतिशत का मान आपके पास में 90 है और फिर डिवाइड एस का डॉलर का मान आपके पास में 6 है। तो ये आपका 15 सिक्का 90 15 बार कैंसिल हो गया और 17 चौके 68, तो ये आपके पास हो जाए 23 प्लस में 17 चौके 68 और माइनस में 15। तो 23 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा भाई? 23 में से 15 जाएगा तो ये आपके पास में हो जाएगा कितना बचेगा भाई? 8 बचेगा। और 8 अगर 68 में आप 8 और 8 16 यानी 76, मान कितना आ जाएगा? 76, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा भाई। अब इसने बोला है भी 20 मार्च 2314 को गुरुवार है और 20 मार्च 2320 को कौन सा सप्ताह होगा, कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। देखो अभी 20 मार्च और 2314 और आपको बताना है 20 मार्च और 2320। अब देखो भी 14 के बाद में आता है आपका 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19 और फिर 20। अब इसमें 16 है वो भी एक लीप वर्ष है और यहाँ पे 20 है वो भी आपका एक लीप वर्ष है भी, ठीक है। तो इसमें देखो भी 1 2 3 4 5 और 6 तो आपके पास में साधारण वर्ष हो गए और 16 का एक और बढ़ जाएगा क्योंकि ये लीप वर्ष है और 20 का एक और अपन ऐड करेंगे क्योंकि ये भी लीप वर्ष है, तो 2 और ऐड कर लो तो टोटल आपके पास में क्या आ गए? विषम दिनों की संख्या 8 होगी। 8 में 7 का डिवाइड दोगे तो आपके पास में सेंसिबल 1 बच गया यानी विषम दिन 1 बच गया। अब इस दिन गुरुवार है तो एक दिन आगे और बढ़ा दो भी तो शुक्रवार, तो इस दिन क्या हो जाएगा? आपके शुक्रवार हो जाएगा भी। तो राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। आप देखो भी इसके अंदर आपको बताना है भी त्रिभुज कितने हैं, तो पहले छोटे त्रिभुज गिन लो भी 1 2 और फिर 3 4 5 6 और 7 और उसके बाद में 8 9 10, ये 10 त्रिभुज हो गए, ठीक है, सिंगल के रूप में। उसके बाद में डबल में क्या बन रहा है वो देख लो आप। डबल के अंदर अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये आपका एक तो ये त्रिभुज बन गया अभी, एक आपका ये त्रिभुज हो गया, एक आपका ये त्रिभुज बन गया अभी 2 और एक आपका ये त्रिभुज बन गया, तो ये आपका 3, तो 3 त्रिभुज आपके ये बन गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं ऊपर वाले के अंदर, तो यहाँ पे ऊपर वाले में देखो भी ये देखो एक त्रिभुज आपका ये बन गया, एक त्रिभुज ये बन गया और दूसरा त्रिभुज है वो आपका ये बन गया, तो 2 त्रिभुज आपके ये बन गए। उसके बाद में एक ये पूरा बड़े वाला बन गया भी, एक ये पूरा बड़े वाला बन गया, एक ये हो गया और एक ये बड़े वाला बन गया आपका, तो 2 ये हो गए। तो आपके पास में टोटल देखो कितना हो गया 10 और 3 13, 13 और 4 कितने हो जाएंगे 17 बन रहे भी। तो देखो भी 17 तो ऑप्शन में किसी में नहीं है, तो इसका मतलब आपका एक त्रिभुज और बनेगा भी, एक त्रिभुज आपका और बनेगा, तो आपके टोटल मान कितने हो जाएंगे? तो टोटल मान है वो आपका 18, यानी इसमें टोटल और टोटल 18 त्रिभुज बनेंगे भी। कितने त्रिभुज बनेंगे? 18 त्रिभुज आपके इसमें बन जाएंगे। अब एक आपका ये बन जाएगा भी, जैसे देखो आप यहां पे इस रंग से, ये देखो एक तो ये हो गया, ये बेस हो गया आपका, एक ये बन जाएगा पूरा पूरा ये, ठीक है। तो ये टोटल है वो आपका 18 बन जाएगा भी, तो इसमें डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट है, इसके अंदर आपको बताना है भी किसी विलयन का पीएच उसकी सांद्रता पर निर्भर करता है। भी पीएच मान है वो किसकी सांद्रता के ऊपर निर्भर करता है?
तो पीएच मान है वो H3O पॉजिटिव आयन के ऊपर निर्भर करता है। H3O पॉजिटिव आयन को अपन क्या बोलते हैं, तो इसे अपन बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। अभी हाइड्रोनियम आयन बोला जाता है, तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, यानी H पॉजिटिव H3O पॉजिटिव, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अगला देखो भी, पोटेशियम सल्फेट यौगिकों में उपस्थित तत्व कौन कौन से हैं। पोटेशियम सल्फेट होता है K2SO4, ये पोटेशियम सल्फेट होता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेशियम है वो +1 की फॉर्म में है और सल्फेट है वो -2 की फॉर्म में है, तो इसमें पोटेशियम भी आ गया और सल्फर भी आ गया और ऑक्सीजन भी आ गया, तो इसमें सभी हो जाएंगे भी, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ में अभिक्रिया करता है। इथेनॉल यानी एथेनॉल C2H5OH। अब जब ये अभिक्रिया करेगा तो आपके पास में किसके साथ में अभिक्रिया करवाई जाएगी, ये अपन अभिक्रिया करवा रहे हैं सोडियम के साथ में, सोडियम के साथ में अभिक्रिया करवा रहे हैं एथेनॉल की, तो ये बन जाएगा आपके पास C2H5ONA और प्लस में आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी भी, प्लस में आपके पास में हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो यही आपको पूछा था भी कौन सी गैस निकलेगी सोडियम के साथ में, कौन सी प्रतिक्रिया होगी, तो ये हाइड्रोजन गैस निकलेगी भी। आगे देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व है वो लेंथेनॉइड नहीं है। एक तो होता है आपका एक्टिनॉइड और एक होता है लेंथेनॉइड। टोटल आपके कितने होते हैं, ये 14 होते हैं। एक्टिनॉइड भी 14 होते हैं और लेंथेनॉइड भी 14 होते हैं, और ये आपके आवर्त सारणी के कौन से आवर्त के अंदर मिलते हैं। एक प्रकार से बोले तो कौन आवर्त सारणी के कौन से भाग में मिलते हैं। आवर्त सारणी को आपने 4 पार्टों में डिवाइड कर रखा है भी, SPDF, SP और DF। तो ये आपके F जो आवर्त है, F जो भाग है आवर्त सारणी का, उसके अंदर मिलेंगे, ठीक है। और इसे अपन आंतरिक संक्रमण तत्व भी बोला जाता है भी, आंतरिक संक्रमण तत्व भी इसे कहते हैं। तो आपका इसमें पूछा ये है भी लेंथेनॉइड नहीं है, वो आपको बताना है। तो 75 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा भी, ये है वो लेंथेनॉइड के अंतर्गत नहीं आता, बाकी सारे के सारे है वो आपके लेंथेनॉइड में आते हैं भी, ये आपका एक्टिनॉइड के अंतर्गत आता है भी, ठीक है। अब आगे देखो भी, नेक्स्ट है, इसमें बोला गया भी बोर के सिद्धांत में निम्नलिखित में से क्या संरक्षित रहता है। अब बोर ने अपना, बोर कौन सा बोर, नील्स बोर, नील्स बोर की बात हो रही है। ये नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था भी 1913 के अंतर्गत, 1913 के अंतर्गत है वो नील्स बोर ने परमाणु के स्थायित्व के बारे में बताया था भी परमाणु स्थायी होता है, और परमाणु स्थायी होता है तो उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन है वो क्या करते हैं भी, चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं तो उसके ऊपर है वो 2 बल कार्य करता है भी, एक सर्कल के रूप में इलेक्ट्रॉन है वो चक्कर लगाते हैं, तो उसके अंदर एक तो अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है और एक अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, एक तो उसको बाहर की ओर खींचने वाला और एक अंदर की ओर खींचने वाला। तो न तो वो बाहर जाएगा और न ही अंदर जाएगा, यानी आपका जो बल है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बल 0 हो जाएगा तो आपके द्वारा कार्य किया गया कार्य भी शून्य होगा, और आपने कार्य शून्य किया तो इसका मतलब आपकी ऊर्जा है वो क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी, आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं होगी। तो इसका मतलब बोर ने क्या बताया था, बोर के सिद्धांत के अनुसार है वो संरक्षित ऊर्जा रहती है भी, तो बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी, नेक्स्ट आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, बढ़िया सा ऑफर लेके आया हूं आप सभी के लिए। अगर कोई भी दोस्त एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन लेता है तो एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन के अंदर है वो आपको क्या क्या चीजें मिलेगी वो देखिएगा। टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी टेस्ट सीरीज है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी नोट्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और टारगेट अब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो सारी की सारी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी, और जितनी भी यूट्यूब के ऊपर क्लासें लग रही है उन सभी की पीडीएफ आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। और मात्र ये एप्लीकेशन का सब्सक्रिप्शन है 99 यानी 99 रुपए के लिए, 99 रुपए के अंदर है वो टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर जितने भी कोर्स हैं वो सारे के सारे आपके लिए अनलॉक हो जाएंगे, और वैलिडिटी रहेगी 12 महीने की। 12 महीने की वैलिडिटी के साथ में आपको ये ऑफर मिलने वाला है, ठीक है। तो जो भी कैंडिडेट है वो इसका लाभ उठाना चाहता है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और भरपूर लाभ उठाइएगा भी। अब इसके अंदर देखो भी, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिय गैस समूह है। अक्रिय गैस से कौन सी में आती है, तो 18 नंबर ग्रुप में आती है, और 18 नंबर ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, शून्य समूह भी बोला जाता है। हेलोजन फैमिली किसे कहा जाता है, तो हेलोजन समूह है वो आपका 17 नंबर ग्रुप को बोलते हैं, और 17 नंबर ग्रुप में आपका आता है फिर कल बार आई आंटी यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके 17 नंबर ग्रुप में आते हैं। 16 नंबर ग्रुप को अपन ओल्ड स्टाइल से टिपो ऑक्सीजन है,
ठीक है। 16 नंबर ग्रुप को चेल्कोजेन परिवार बोलते हैं। तो ओल्ड स्टाइल से टिपो तो यहाँ पे पोलोनियम आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, सल्फर आ जाएगा, सेलोनियम आ जाएगा। तो ये सारे के सारे 16 नंबर ग्रुप में आता है। क्षार धातु समूह है, क्षार धातु समूह है वो आपका पहले ग्रुप में आता है। और क्षार मर्दा धातु है, क्षार धातु समूह पहले ग्रुप में आता है और क्षार मर्दा धातु है वो आपका सेकंड ग्रुप में आता है भी, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखो भी नेक्स्ट आपके सामने। हरियाणा सरकार 1857 के विद्रोह के शहीदों को सम्मानित करने के लिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर 300 करोड़ रुपए का स्मारक संग्रहालय बना रही है? तो वो अंबाला के अंदर बना रही है, बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है भी? तो ये हिंद महासागर के अंदर स्थित है, सी ऑप्शन हो जाएगा भी आपका। नेक्स्ट देखिएगा, भारत का लेखा महानियंत्रक जिसे शॉर्ट में सीजीए बोलते हैं, किसे नियुक्त किया गया है? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनाली सिंह को। सोनाली सिंह को भारत का नया लेखा महानियंत्रक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। अब इसके अंदर पूछा क्या गया है वो देख लो यहाँ पे। अब इसमें पूछा गया है भी दोनों वर्षों में कंपनी की शाखा द्वारा C1, C3 और C5 की एक साथ कुल बिक्री कितनी है? तो C1 आपका ये रहा भी, C1 आपका ये रहा। तो 68 दोनों वर्षों की बतानी है, 2010 और 2011 दोनों वर्षों की बतानी है। तो 68 प्लस में 74, 68 प्लस में 74। उसके बाद में C3 में 84 प्लस 77, 84 प्लस 77। और उसके बाद में C5 85 प्लस 72। तो आपके पास में आ जाएगा 85 प्लस में 72, तो 460 आ जाएगा। टोटल योग कितना आ जाएगा? 460 आ जाएगा। राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बोला गया है भी एक 15 मीटर ऊंचे घर के आधार से 15 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु का शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? तो ये एक 15 मीटर ऊंचा कोई घर है और उसके आधार से 15 मीटर की दूरी पर एक बिंदु है और इस बिंदु से मकान के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है वो कितना है ये बताना। तो इसको मैं थीटा मान लेता हूं भी, और ये आधार से 15 मीटर दूरी पे वो बिंदु। तो यहां पे आपको पता है भी लंब और आधार में रिलेशन क्या होता है? देखो भी LAL लाल बटा कक्का। तो लंब और आधार में रिलेशन होता है tan के अंदर, ये साइन ये कोस और ये tan। तो tan थीटा बराबर में क्या हो जाए? 15/15। 15/15 का मतलब यानी 1। तो यहां पे tan की टर्म में एक मान किसका होता है? तो tan 45 का मान 1 होता है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 45 डिग्री। 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भी अपने पास में है 3x माइनस में 3x और ये माइनस का 1 बराबर में 486 है। तो x का मान बताना है भी। देखो यहां से आपके पास में इस प्रकार से हो जाएगा 3x और माइनस में 3x और माइनस 1 है। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूं भी, यानी इसको मैं 3 की पावर माइनस का 1 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है भी। कोई जैसे यहां पे लिखूं मैं a बटा b और इसका जो अपने पास में यहां पे घात है a, तो इसको मैं a की घात a और b की घात भी a लिख सकता हूं। वही मैंने यहां पे लिखा है भी, वही मैंने यहां पे लिखा है। तो इसके अंदर देखो भी अब आगे क्या होगा? आगे आपके पास में -1 आ गया और बराबर में आपके पास में क्या है भी? बराबर में 486 है भी। अब देखो यहां से तीनों के अंदर ये माइनस का 1 पावर इसकी नीचे चला जाएगा भी, भाग में चला जाएगा। तो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया आपके पास में? इन दोनों में कॉमन आपके पास में 3 की पावर x आ गया भी। यहां पे क्या बच गया? 3 की पावर x में से 3 की पावर x कॉमन आ गया तो 1 बच गया। माइनस में यहां पे भी आपके पास में कितना बच गया? 1। और ये जो 3 की पावर -1 था ये नीचे गया तो इसकी पावर प्लस की होगी। अब बराबर में आपके पास में कितना है? 486 है। अब देखो भी 3 कॉमन आ गया, इसमें एलसीएम 3 आ गया। कॉमन क्या? एलसीएम 3 आ गया। 3 माइनस में 1, 3 माइनस में 1 और यहां पे 3 की पावर क्या है भी? x है और बराबर में 486 है। अब ये 3 यहां पे भाग में है, इधर आएगा तो ये गुना में आ जाएगा भी। और ये आपके पास में कितना बचेगा? 3 में से 2 जाएगा, ये 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा और ये मल्टीप्लाई में है और इधर आएगा तो ये भाग में आ जाएगा तो 2 आपका भाग में आ जाएगा। और बराबर में क्या चल रहा है? आपके 3 की पावर x चल रहा है। तो इसको 2 से काटोगे तो हो जाएगा आपके पास में 2 दूआ 4 और 2 चौके 8
और उसके बाद में ये आ जाएगा 2 3 6, तो यहां पे आपके पास में 243 है, वो 3 की पावर 5 होती है भी, 1 2 3 और 4, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 और 81 तिया 300, 81 तिया 243 होता है। तो 243 को मैं लिख सकता हूं 3 की पावर 5 और इंटू आपके पास में क्या है भी 3, इंटू आपके पास में 3 है और बराबर में आपके पास में क्या है भी 3 की पावर x है आपके पास में। अब इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं भी, अब यहां पे ये 3 की पावर 1 मान लो भी, 3 की पावर 1 है तो आधार समान होने पर घाते भी जुड़ जाएगी, तो 3 की पावर 6 बराबर में यहां पे 3 की पावर x, आधार बराबर है तो घाते भी बराबर कर दो, तो x बराबर में आपके पास में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो x का मान पूछा था 6, डी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी दो संख्याएं, एक संख्या 2 अंकों से बनी है, यदि इकाई के स्थान पर अंक 4 हो तो दहाई के स्थान पर अंक x हो तो वह संख्या क्या है। आपको पता है भी इकाई के स्थान पर 1 है, यानी कोई संख्या होती है 2 अंकों की, अगर आपको बोल दे तो वो संख्या ये होगी भी, 2 अंकों की कोई संख्या तो ये हो जाएगी आपके पास में पहला अंक उसका आप कुछ भी मान सकते हैं, A मान सकते हैं, B मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन दहाई का जो अंक होगा ना वो आपके पास में क्या होगा, वो आपके पास में 10 होगा भी, क्योंकि आपको कोई बोला जाता है भी कोई संख्या है x, कोई संख्या 1 है तो उसको आप क्या मानते हो, x मानते हो, उसको आप x मानते हो, तो इसका मतलब क्या है भी सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, तो 1 इसके मल्टीप्लाई में है, 1 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो वो x ही होगा भी। इसी प्रकार से दहाई की सबसे छोटी संख्या होती है वो आपकी 10 होती है भी, तो एक आपके पास में संख्या का पहला अंक तो आपके पास में a हो गया और दूसरा अंक आपके पास में 10 भी हो जाएगा भी, ठीक है। ये संख्या होगी 2 अंकों की। अब इसने बोला भी इकाई के स्थान पर तो 4 आएगा, तो 4 और प्लस में दहाई के स्थान पर अंक x हो तो दहाई के स्थान पर 10x होगा भी। दहाई का यानी छोटा सबसे छोटी संख्या क्या होती है, दहाई की 10 होती है, तो 10 से गुना होगा 10x, तो ये आपके पास में 10x + 4 हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन हो जाएगा भी। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसने बोला भी एक आदमी लागत मूल्य की 4% हानि पर फूल बेचता है, लेकिन मापने के लिए 25 ग्राम के स्थान 25 ग्राम के वजन में 25 ग्राम के वजन के बजाय 20 ग्राम का उपयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा ये आपको बताना है। देखो भी यहां पे आपके पास में मान क्या हो जाएगा इसका भी 4% की हानि पे बेच रहा है, मैं उसका जो क्रय मूल्य है वो क्या मान लेता हूं, 25 रुपए ही मान लेता हूं। 25 ग्राम है तो 25 रुपए मान लेते हैं, क्वेश्चन को करने में आसानी होगी। 25 और उसका 4% हानि है तो 4% हानि ज्ञात कर लो भी, तो ये हो जाएगा आपके पास 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कटेगा, यानी 1 रुपए की हानि होगी। 1 रुपए की हानि होगी तो 25 रुपए उसका क्रय मूल्य था, ठीक है। 25 रुपए उसका एक प्रकार से क्रय मूल्य था, बेच रहा है ना, 4% हानि पे बेच रहा है, तो 1 रुपए की हानि पे बेचेगा तो 24 रुपए में बेचेगा भी। 25 का 4% 1 ही होता है, तो 1 रुपए की हानि पे बेचेगा, 4 रुपए में बेचेगा। अब ये बोलता है भी लेकिन वह मापने के लिए 25 ग्राम का यूज नहीं करता, वो 25 के स्थान पे 20, अब 25 नहीं मापेगा वो 20 मापेगा, तो आपके पास में क्रय मूल्य चेंज हो गया उसका, यानी 25 पहले तो वो 25 देना था, 25 नहीं दे रहा, अब 20 ग्राम ही दे रहा है, तो इसका मतलब आपका क्रय मूल्य 20 रुपए हो गया। आपका जो क्रय मूल्य लगा, यानी आपका जो क्रय मूल्य होगा वो 20 रुपए का ही होगा, तो 20 रुपए में खरीदा और 24 रुपए में बेच रहा है, तो इसका मतलब 4 रुपए का लाभ कितने पे, 20 रुपए पे इंटू 100, तो यहां पे आपके पास में बी एकम बी 5 100, 4 5 20, तो 20% का प्रॉफिट हो गया। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, बी ऑप्शन। आगे देखो भी नीचे दिए गए शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है, तो सबसे पहले लेखक भाई साहब आएंगे भी। लेखक के सामने कहानी आई, लेखक ने कहानी आई और फिर क्या है उस कहानी के ऊपर वो उसने अपना उपन्यास लिख दिया भी, उसने अपना उपन्यास लिख दिया और फिर अपने उपन्यास को क्या करवाया, प्रकाशित करवाया, और उसके बाद में उसको पुरस्कार मिला, तो आपका राइट आंसर होगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है। अब इसके अंदर आपको बताना है बेमेल कौन सा है, तो इसमें सैटेलाइट है ना, ये आपका कृत्रिम उपग्रह है भी, सैटेलाइट आपका एक कृत्रिम उपग्रह है, बाकी सारे के सारे जो मून है, अर्थ है और एस्ट्रॉइड है ये अपने वायुमंडल के अंदर है, वो प्राकृतिक उपग्रह हो जाएंगे भी, ठीक है, प्राकृतिक ग्रह और उपग्रह हो जाएंगे। सैटेलाइट है वो आपका कृत्रिम हो गया भी। आगे देखो नेक्स्ट है, अब इसके अंदर आपको बताना भी एक लड़की की ओर संकेत करते हुए एक आदमी ने कहा वह मेरी
वह मेरी ग्रैंड मदर की दादी, ग्रैंड मदर यानी दादी, ग्रैंड मदर यानी दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान, दादी की इकलौती संतान के, दादी की इकलौती संतान, ये लो दादी की इकलौती संतान है, और इस इकलौती संतान के पति, इकलौती संतान का, दादी का इकलौती संतान का पति और के इकलौते बेटे, और इसकी इकलौते बेटा, इसका एक इकलौता बेटा है, बेटे की बहू या फिर बेटे की पत्नी की बेटी है, की बेटी है। तो आपको बताना उस आदमी का लड़की से क्या संबंध है। तो वो आदमी है ना, वो आदमी ये है भी, वो आदमी ये है भी, दादी यानी इसने बोला भी अपनी ग्रैंड मदर की दादी, अपनी मेरी ग्रैंड मदर यानी उसकी दादी की इकलौती संतान के पति। अब ग्रैंड मदर दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है भी, ग्रैंड मदर है वो दादी भी हो सकती है और नानी भी हो सकती है भी, ठीक है ना। तो यहां पे ये ग्रैंड मदर है वो नानी है भी, यहां पे ग्रैंड मदर है वो क्या है, नानी है, और नानी की संतान यानी उसकी मां, उसकी मां और उसकी मां का पति यानी उसका बाप, और उसके बाप का बेटा यानी वो खुद आप, और उसकी पत्नी की बेटी यानी उसकी खुद की बेटी। तो यहां पे आदमी लड़की से पिता के रूप में रिलेशन में है। आगे देखो भी नेक्स्ट है, भारत विकसित देशों में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। अब इसने ये बोला भी विकसित देशों के अंदर वो भारत जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करवा रहा है और ये सबसे बड़ा देश है। आगे देखो भी भारत एक विकसित देश है क्या, नहीं बता सकते भी विकसित है या विकासशील है, लेकिन ये जरूर पता है भी ये विकसित देशों के अंदर है वो जेनरिक दवा का सबसे बड़ा देश है। तो भारत खुद विकसित है या नहीं इसके बारे में अपन स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नहीं बता सकते भी। दुनिया को दवा उपलब्ध कराने वाला भारत दुनिया का एकमात्र देश नहीं है, यह बिल्कुल सही बात है। इसने क्या बोला भी भारत विकसित देशों में जेनरिक दवाओं की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। इसका मतलब यह हो गया भी सबसे बड़ा देश है, बाकी छोटे देश तो और भी हैं, तो इसका मतलब यह बात सही है। तो दूसरा इसके अंदर सही हो जाएगा बी, और बी कौन से ऑप्शन के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है। आगे देखो नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला भी एक लड़का घर से 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, यहां पे उसका घर है 25 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। अब दाईं ओर मुड़ेगा तो वो ऊपर की ओर मुड़ेगा भी, दाईं ओर मुड़ेगा तो वो ऊपर की ओर मुड़ेगा और 10 मीटर चलता है, तो ये लो 10 मीटर चला दिया। उसके बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो ये लो 15 मीटर चला दिया। फिर वह दाईं को मुड़ता है और 135 डिग्री पर चलता है, अब दाईं ओर मुड़ेगा तो नीचे की ओर और 135 तो नीचे की ओर प्रॉपर मुड़ जाए तो 90 डिग्री हो गया, और 90 और 45 कितना हो जाएगा 135, तो वो इस दिशा में जाएगा भी, इस दिशा में जाएगा। तो यहां पे डायरेक्शन बना लो, यहां पे ऊपर वाली उत्तर, ये आपका दक्षिण और ये आपका पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम हो जाएगा भी आपका राइट आंसर सी ऑप्शन। आगे देखो भी नेक्स्ट आपके सामने है, इसने बोला है भी एक कक्षा में 45 विद्यार्थियों में सपना का नीचे से स्थान 9वां है, नीचे से स्थान 9वां है, जबकि प्रियंका का ऊपर से स्थान है वो 11वां है भी, प्रियंका का ऊपर से स्थान 11वां है, और निब्बा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है, निब्बा यहां पे है, इनका स्थान दोनों के एकदम बीच में है। ये आपकी एस से सपना है और ये आपकी पी से प्रियंका है। अब मेरे को ये बता दो भी दोनों के बीच में व्यक्ति टोटल कितने हैं, 25 भी, हमारे पास में 45 टोटल है। ऊपर से स्थान ये 11वां प्रियंका का है, नीचे से सुनीता का स्थान है वो 9वां है। 11 और 9 20 45 में से जाएंगे तो आपके पास में 25 बचेंगे, यानी इनके बीच में, इन दोनों के बीच में 25 व्यक्ति और है, 25 विद्यार्थी बचे हुए हैं, तो इसका मतलब ये एकदम बीच में है, तो इसका मतलब 12 व्यक्ति इधर है इसके और 12 व्यक्ति इधर है, और 13 नंबर व्यक्ति है वो खुद है। अब इसने क्या बोला, निब्बा का स्थान दोनों से एकदम बीच में है, तो सपना का स्थान निब्बा से कौन सा होगा, सपना का स्थान है वो निब्बा से कौन सा होगा, ये आपको बताना है। तो देखो भी 12 इन दोनों के बीच में है, तो यहां से आपके पास में निब्बा का स्थान, निब्बा से सुनीता का स्थान कौन सा हो जाएगा भी, 13वां हो जाएगा भी 2 के बीच में 12 व्यक्ति हैं, तो 12 और एक 13 खुद सुनीता आप हो जाएगी, 13 खुद सुनीता आप हो जाएगी, तो 13 व्यक्ति 13 नंबर हो जाएगा। निब्बा से अपन काउंट करेंगे तो सुनीता का स्थान 13वां हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच के अंदर 12 व्यक्ति आ गए, तो 13वां फिर
सुनीता खुद हो जाएगी भी। आगे देखो, सहसंयोजक यौगिकों के द्रवणांक एवं कवचनांक भिन्न क्यों होते हैं? क्योंकि इनके अंतराणविक बल है वो कमजोर होते हैं भी। यानी सहसंयोजक यौगिक होते हैं जो, जैसे एग्जाम्पल के रूप में सहसंयोजक यौगिक कौन से हो गए? CH4। अब इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन लेने वाले होते हैं भी, कार्बन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है और हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है, देने वाला कोई नहीं होता। ऐसे बंध जिसके अंदर दोनों के अंदर इलेक्ट्रॉन लेने की क्षमता होती है वो सहसंयोजक बंध होते हैं। जैसे NaCl है, NaCl के अंदर क्या है? सोडियम एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और यहाँ पे क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, तो यहां पे आपका क्या होगा? ये आयनिक बंध है भी, ये आपका आयनिक बंध है। और जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं, तो वहां पे आपका सहसंयोजक यौगिक होंगे और इनके जो अंतराणविक बल होते हैं ना वो कमजोर होते हैं भी। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो भी, एक टेलीफोन का विशिष्ट प्रतिरोध 4.2 माइक्रो ओम सेमी है और यदि तार का व्यास 1 सेमी है तो यहां पे 3.3 किलोमीटर तार का प्रतिरोध आपको बताना है भी। आपको पता है भी R बराबर क्या होता है? रो L अपॉन में A, ये फॉर्मूला होता है प्रतिरोध का। अब यहां पे मान रख दो भी, मान रखोगे तो आपको प्रतिरोध ज्ञात करना है, तो विशिष्ट प्रतिरोध आपको कितना दे दिया? 4.2 इंटू माइक्रो है, माइक्रो क्या होता है? 10 की पावर -6 होता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पे आपके पास में L कितना आ गया? L आपके पास में लंबाई 3.3 किलोमीटर है, मीटर में चेंज करनी है, तो मीटर में चेंज करनी है तो ये आपके पास में 3300 मीटर आ गया, 3300 मीटर आ गया। अपोन में आपके पास में क्या आ जाएगा भी? A, और A को थोड़ा सा, A होता है आपका अनुप्रस्थ काट और ये इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान आपके पास में 22/7 इंटू ये देखो भी आपके पास में 1 सेंटीमीटर है, व्यास है 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 1/2 यानी 0.5 सेमी। अब 0.5 सेमी है, इसको मीटर में चेंज कर लो, मीटर में चेंज करोगे तो 0.005 हो जाएगा ना भी, 100 का भाग लगेगा तो 0.005 हो जाएगा, तो ये 0.005 इंटू 0.005, ठीक है। अब ये 7 है, वो यहां पे सही बटा में है, तो ये आपका भाग में है, तो ये आपका ऊपर चला जाएगा वो 7, तो यहां से 7 है वो आप कैंसिल कर दो भी, यहां से आप 7 कैंसिल कर दो और इसके नीचे से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा भी, तो ऊपर 6 0 आ जाएगी, ऊपर आपकी 6 0 आएगी, वो 6 0 से ये 6 0 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये जो पावर है आपकी 10 की पावर -6 है और इसको अपन नीचे लेके जाएंगे 10 की पावर -6 को, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? प्लस की हो जाएगी। तो ये और यहां पे 3 0 पॉइंट हटाएंगे, 3 0 ऊपर लगेगी और यहां से पॉइंट हटाएंगे 3 0 ऊपर लगेगी, तो ये आपका कैंसिल हो गया भी। उसके बाद में देखो भी, यहां से अपन इसको कट करें तो 11 दूए 22 होते हैं और 11 तिया 33 होता है भी, ठीक है। और फिर 2 से कटोगे तो ये हो जाए 21 दूए 42, 21 दूआ 42 और यहां से पॉइंट हटाओगे तो आपके पास में 10 लग जाएगा अभी, नीचे 10 लग जाएगा और उसके बाद में 1 0 से आपका 1 0 कैंसिल, ये हो जाएगा अभी, ठीक है। तो ये मान आ जाएगा आपके पास में 30। अब उसके बाद में आपके पास में मान और क्या बच गया अभी? मान 5 5 25 नीचे बचे हैं और ऊपर आपके पास में 11 तिया 21 तिया 63 यानी 630 इंटू 7 अपॉन में 25। अब ये आप सोल्व आउट करोगे ना तो आपके पास में मान आएगा 1.764 ओम आ जाएगा अभी, ठीक है। चीजें समझ में आ गई। आगे देखो भी, दो कंप्यूटरों के बीच कनेक्शन बनाने के लिए आवश्यक केबल को क्या कहा जाता है? तो क्रॉस ओवर केबल कहा जाता है। अग्नि मिसाइल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यह सतह से हवा में मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, तो यह बात इसके बारे में सत्य नहीं है भी, ये गलत है, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे अपन क्या बोलते हैं, IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हैं? तो इसमें 96 नंबर क्वेश्चन के अंदर है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा पियरे ओलिवर गोरिचस, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा भाई। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के नए मुख्य अर्थशास्त्री कौन हो जाएगा? पियरे गोलिवर गोरिचस। नोमुरा कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो वो गोल्फ से संबंधित हो जाएगा भाई। नोमुरा कप है वो गोल्फ से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट है, नासा के भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरराष्ट्रीय यात्री के रूप में चुना गया है? तो नासा के भारतीय मूल के किस डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना गया है? तो 98 नंबर क्वेश्चन में आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? अनिल मेनन को चुना गया है।
बिरजू महाराज संबंधित है तो वो कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे भी, कथक नृत्य से संबंधित हो जाएंगे। और बीसीसीआई की भ्रष्टाचार रोधी इकाइयों के रूप में इकाई के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो आपका राइट आंसर होगा सबीर हुसैन को नियुक्त किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार हमने एक पेपर और कंप्लीट किया। आई होप आपको प्रत्येक क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ में, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो लेके आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। रही बात पीडीएफ की, तो क्लासों की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको टारगेट हब एप्लीकेशन के ऊपर मिलेगा। एप्लीकेशन का लिंक मैंने आपको आई बटन पर दे रखा है, तो वहां से जाकर के आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिएगा और प्रत्येक क्लास की पीडीएफ और प्रीवियस ईयर के पेपर की पीडीएफ है वो आपको इसी एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। तो आज की क्लास में इतना ही, भी मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।